अध्याय 651 ले जाया गया। अध्याय 651 ले जाया गया। ऑगस्टीन ने सोचा कि अमेरिकी सेना शैतान के लिए यहाँ थी, लेकिन ये सब निंगशी की वजह से था। इस आदमी ने बताया था कि निंगशी उसकी पत्नी है, तो फिर शैतान का क्या निंगशी शैतान की औरत नहीं थी? ऑगस्टीन के पास शक करने का जरा भी वक्त नहीं था। वह जानता था कि वह निंगशी पर गोली चलाने की बात कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इसके बजाय उसने जोर देकर कहा कि वह निंगशी को नहीं जानता और उसने कभी उसकी पत्नी का अपहरण नहीं किया। बात नहीं करना चाहते? लू टिंगजियाओ खड़ी हुई और उसे लापरवाही से देखने लगी। अगर तुम कोशिश करना चाहो तो बात करवाने के कई तरीके हैं। ऑगस्टीन के माथे से पसीना टपकने लगा जब उसने इस अजनबी को देखा और मन ही मन सोचा, यदि यह व्यक्ति मेरे किए पर इतना आश्वस्त है तो संभवतः उसके पास ऐसा मानने के लिए पर्याप्त सबूत होंगे और अब सच्चाई से इनकार करना व्यर्थ है। उस औरत को तो अभी अभी ले जाया गया है। थोड़ी देर बाद ऑगस्टीन ने सच उगलने का फैसला किया। साले, मैडम लू का अपहरण क्यों किया? उगल दो। एक सिपाही ने फिर से ऑगस्टीन के कंधे पर बंदूक से वार किया। ये फौजी सिपाही ज्यादा धैर्यवान नहीं थे। मरते हुए सूअर की तरह उसकी चीख से ऑगस्टीन के चेहरे पर एक ताज़ा घाव खुल गया। हमें बताओ मैडम लू को कौन ले गया, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। सिपाही ने उस पर तीखी नजर डाली। ऑगस्टीन के बोलने का इंतजार किए बिना कैप्टन लू टिंगजियाओ के पास गया और उसके कान में फुसफुसाया, श्री लू, अभी सीसीटीवी वीडियो से पता चलता है कि आपकी पत्नी को लोगों के एक अन्य समूह ने ले लिया है, जो इस समय भी फिलाडेल्फिया में है। लोगों का एक और समूह? लू टिंगजियाओ ने भौहें चढ़ाईं। इस बार निंगशी ने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया? लेकिन श्रीमान लू, ये लोग आपके सामान्य गुंडे नहीं हैं। कैप्टन ने सैन्य स्तर की बख्तरबंद गाड़ी और भारी मशीन गन को देखते हुए चिंतित होकर समझाया। कैप्टन का विवरण सुनने के बाद लू टिंगजियाओ ने तुरंत जवाब दिया, मैं अपनी पत्नी को बचाने जा रहा हूँ। इन लोगों का क्या होगा? कैप्टन ने ऑगस्टीन और उसके आदमियों की तरफ देखा। क्या हमें इन्हें यहीं मार देना चाहिए? लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया। उसे याद आया कि कैसे उन्होंने निंगशी का अपमान किया था और उसके कपड़े फाड़ दिए थे, इसलिए उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे याद है कि अमेरिकी सेना की पूछताछ प्रणाली अनोखी होती है। कैप्टन तुरंत समझ गया। हाँ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा मिस्टर लू, मुझे उन्हें संभालने दो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। धन्यवाद। लू टिंगजियाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। इन लोगों को ट्रक में बिठाओ और ले जाओ। कैप्टन के बगल में खड़े एक कपोरल ने आदेश दिया। ऑगस्टीन और उसके आदमियों को बिना किसी प्रतिरोध के बलपूर्वक ले जाया जा रहा था। ऑगस्टीन ने उदास होकर अपना सिर झुका लिया, मानो वह कोई लाश हो। उसने सोचा कि तांग ने उसके साथ जो किया है वह उसकी सबसे बड़ी निराशा है, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अमेरिकी सेना की पूछताछ प्रणाली धरती पर सचमुच नरक होगी। आधे घंटे बाद फिलाडेल्फिया में कहीं दो सैन्य लड़ाकू विमान शहर के क्षितिज से उड़ान भरते हुए आगे बढ़े और कई युद्ध टैंक पास आ गए, जिससे बख्तरबंद गाड़ियां रुकने पर मजबूर हो गईं। हालांकि बख्तरबंद गाड़ियों पर भारी सुरक्षा व्यवस्था थी, फिर भी युद्धक टैंकों का सामना करते समय वे जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। आखिरकार वे अमेरिकी युद्धक टैंक थे, कोई खिलौना गाड़ियां नहीं। उस चीज से एक गोली चलने पर बख्तरबंद गाड़ी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। अमेरिकी सेना फैंग जिन स्थिति से आश्चर्यचकित था, क्या आज रात की उनकी गतिविधि से वे अमेरिकी सेना के सामने आ सकते हैं? अध्याय 652 मैं उसकी पत्नी हूँ। अध्याय 652 मैं उसकी पत्नी हूँ। दोनों पक्ष एकाएक ठिठक गए। माहौल तनावपूर्ण था और किसी ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। क्या हुआ? चांदी रंग की कार में बैठे व्यक्ति ने पूछा, जब समूह आगे बढ़ना बंद कर दिया। कार में निंगशी बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से पीली पड़ गई थी। बाहर क्या हो रहा है इसकी परवाह करने की उसमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन शोरगुल सुनकर उसने अचानक अपनी आंखें आधी खोलीं। तांग ये एक अन्य बख्तरबंद गाड़ी से आया और बताया, ये सेना है। चांदी की कार में बैठे व्यक्ति ने शांत भाव से कहा, ओह, फिलाडेल्फिया हमेशा से एक अराजक क्षेत्र रहा है, फिर भी इस बार सेना दखलंदाजी कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने सभी उपलब्ध संसाधन इस क्षेत्र में लगा दिए थे। दिलचस्प। वह आदमी चेहरे पर मुस्कान लिए कार से उतर गया। एक युद्धक टैंक में जब कैप्टन ने चांदी जैसे बालों वाले एक आदमी को गाड़ी से उतरते देखा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने उसके वापस आने की उम्मीद नहीं की थी। कैप्टन को वास्तव में इस बात की परवाह नहीं थी कि वह अंधेरे में क्या कर रहा था, लेकिन इस बार उसने मुसीबत में दखल देकर सेना को अजीब स्थिति में डाल दिया था। कैप्टन वेमंड, शुभ दिन। आज आप यहाँ क्यों आए हैं? उस आदमी ने अहंकार से कहा, मानो फिलाडेल्फिया उसका अपना अड्डा हो। फैंग जिन उस आदमी के अहंकार को लेकर चिंतित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुद को कैसे काबू में रखे। वे पहले से ही काफी बुरी स्थिति में थे और सेना को उकसाना उन्हें वहां से निकालने का सही तरीका नहीं था। कैप्टन गुस्से से उबल रहा था, लेकिन उसने शांत और सख्त चेहरा बनाए रखा। जिस आदमी का तुमने अपहरण किया है उसे हमारे हवाले कर दो। चलो एक दूसरे का समय बचाते हैं। उन्होंने प्राप्त आदेशों का सख्ती से पालन किया और मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास किया। अगर ऑगस्टीन से निपटना होता तो चीजें आसान थीं, लेकिन अगर दोनों पक्षों में लड़ाई हो जाती तो उसकी कीमत बहुत अधिक होती। चांदी के बालों वाले आदमी ने अपनी भौहें उठाईं। वह व्यक्ति जिसका उसने अपहरण किया था, मैंने वास्तव में किसका अपहरण किया था? उस आदमी ने गहरी दिलचस्पी से पूछा। कैप्टन उसे मनाने ही वाले थे कि पीछे वाली कार से एक आदमी उतरा। उसने अभी भी कॉकटेल पार्टी वाला काला सूट पहना हुआ था और उसके चारों ओर बर्फीली ठंडक छाई हुई थी।
अपनी तीखी आंखों से मेल खाते हुए उसने कठोर स्वर में कहा, मेरी पत्नी। जैसे ही वह आदमी सामने आया, चांदी के बालों वाला वह आदमी अचानक उदासीन होने के बजाय तीखा और आक्रामक हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, लू टिंगजियाओ। दोनों आदमी 1 दर्जन कदम की दूरी पर थे। एक दुष्ट, एक बर्फ जैसा ठंडा। हवा में अदृश्य चिंगारियां जल रही थीं। चांदी की कार में निंगशी अचानक जाग गई। क्या हुआ? उसे लगा कि उसने लू टिंगजियाओ की आवाज सुनी है। कुछ असंभव नहीं। लू टिंगजियाओ यहाँ क्यों होगा? यह एक मतिभ्रम होना चाहिए। निंगशी की आंखों की रोशनी जल्दी ही फीकी पड़ गई, लेकिन उसके दिल में आशा की छोटी सी चिंगारी ने उसे खिड़की से बाहर देखने के लिए प्रेरित किया। जब उसने अंततः देखा कि क्या हो रहा है तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उस भयावह काले लड़ाकू विमान और युद्ध टैंक के सामने एक जाना पहचाना पहाड़ी सा आकार खड़ा था। उससे सर्दी का आभास हो रहा था, लेकिन उसने उसके दिल को गर्म कर दिया। लू टिंगजियाओ, ये वास्तव में वह था। एक लंबी घुटन भरी खामोशी के बाद चांदी के बालों वाला आदमी बोला, हाँ, अजीब बात है। आपकी पत्नी कौन है? लू टिंगजियाओ कुछ कह पाती उससे पहले ही चांदी की कार से एक सिर बाहर निकला। निंगशी ने हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, यह मैं हूँ। मुझे बचाओ बॉस। अध्याय 653, मेरा बच्चा बनाम मेरी पत्नी। अध्याय 653, मेरा बच्चा बनाम मेरी पत्नी। जैसे ही उसने लड़की को देखा, लू टिंगजियाओ का भाव तुरंत टूट गया। निंगशी जियांग मुए का फोन आने के बाद से अब तक उसे केवल कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये कई जन्मों का समय हो। अंततः उसने उसे पा लिया। निंगशी की बातें सुनकर चांदी के बालों वाला आदमी अब और शांत नहीं रह सका। झुंझलाहट में वह तुरंत पलटकर उसे डांटने लगा, मैं तुम्हारा पिछवाड़ा। वापस अंदर आ जाओ। तांग, इसे ले जाओ। वह तुरंत ही उससे नाराज हो गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने उसे धोखा देने की? अब वह सचमुच उसके खिलाफ जा रही थी। फेंग जिन को हल्की सी खांसी आई और फेंग शियाजियाओ ने बिना कुछ कहे अपनी नाक रगड़ी और मासूमियत से आसमान की तरफ देखा। तांग, ये ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही सब कुछ पहले से ही भांप लिया था। शैतान के आदेश का पालन करते हुए वह इंजन चालू करने के लिए आगे बढ़ा। खिड़की से तेजी से पीछे की ओर लुढ़कते दृश्यों और लू टिंगजियाओ से अपनी बढ़ती दूरी को देखते हुए निंगशी तुरंत बेचैनी से कार की खिड़की से बाहर झुकी और बहुत दुखी होकर चिल्लाई, मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाना चाहती। बॉस, मुझे बचा लो। लड़की के दुखी छोटे चेहरे को देखकर लू टिंगजियाओ का दिल दहल गया और उसे और भी अधिक अवर्णनीय खुशी का एहसास हुआ। क्या ये चांदी के बालों वाला आदमी वह नहीं था जिसे वह पसंद करती थी? उसने वास्तव में ये क्यों स्वीकार किया कि वह उसकी पत्नी थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वे झगड़ रहे थे? या चांदी के बालों वाला वह आदमी अपने गुस्से को निगलने की कोशिश कर रहा था, जो नियंत्रण खोने ही वाला था, और उसने अपने सबसे बेपरवाह लहजे में कहा, जब मेरी बच्ची खतरे में थी तब तुम कहाँ थे? मैंने उसे बचाया और अब तुम सारा श्रेय लेने आए हो। मेरी बच्ची। जब लू टिंगजियाओ ने ये सुना तो उसने तुरंत अपनी सारी गर्मजोशी को दबा लिया और भावशून्य चेहरे के साथ कहा, इस खतरे के लिए मेरी पत्नी किसे धन्यवाद दे? आप। वह आदमी अवाक रह गया। ये सच था कि ऑगस्टीन ने निंगशी को केवल उसी के कारण परेशान किया था, और यदि उसने निंगशी से यहाँ मिलने की व्यवस्था नहीं की होती तो उसे कोई खतरा नहीं होता। उसके बाद ये तो पता नहीं चला कि उस आदमी ने क्या सोचा होगा, लेकिन उसे शक होने लगा और उसने फेंग शियाजियाओ की तरफ देखा। उस बदचलन ने अपना नाम बदलकर नेई रेन 1 कब रख लिया। फेंग शियाजियाओ को अपने माथे पर ठंडे पसीने की एक धार बहती हुई महसूस हुई जब उसने जवाब दिया, बॉस, नेई रेन कोई नाम नहीं है। यह आपकी पत्नी के लिए एक संबोधन है। मूलतः इसका मतलब मेरी पत्नी होता है। चांदी के बालों वाला आदमी तुरंत दहाड़ा, क्या बात है? तुम्हारा पिछला हिस्सा क्या अब यह आधिकारिक है? तुम नेई रेन हो। जब उसने देखा कि मैडम लू सुरक्षित हैं, तो कैप्टन को अंततः कुछ समय के लिए राहत मिली और उसने शैतान को सलाह देना जारी रखा, मैडम लू को जाने दो। हर चीज पर बातचीत हो सकती है, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। अगर तुम अब भी ध्यान नहीं देते तो हिंसा का इस्तेमाल करने के लिए हमें दोष मत देना। हाँ, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। चांदी के बालों वाला वह लड़का न सिर्फ पीछे हटा, बल्कि और भी ज्यादा उत्साहित लग रहा था। उसकी हल्की भूरी आंखें किसी जानवर की तरह लू टिंगजियाओ पर टिकी हुई थीं। फेंग शी ने भौहें चढ़ाईं और कहा, शैतान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नाव जल्द ही आ रही है, हम तुरंत निकल सकते हैं। ऐसे समय में उनके साथ संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। वह स्पष्ट रूप से उस महिला के लिए किसी भी योजना को बर्बाद करने के विचार के सख्त खिलाफ था। वह ऑगस्टीन के खिलाफ इतनी बड़ी ताकत से जाने की पिछली योजना से पहले ही असहमत था, क्योंकि उसे डर था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। अफसोस, स्थिति उसकी कल्पना से भी बदतर हो गई थी। शैतान, एक पल के लिए झुक जाओ, हवा शांत हो जाएगी और लहरें थम जाएंगी। बस उन्हें पहले उसे लेने दो, हम हमेशा ऐसा कर सकते हैं। चुप रहो। असहाय होकर फेंग जिन ने मदद मांगने के लिए फेंग शियाजियाओ की ओर देखा। फेंग शियाजियाओ ने कंधे उचका दिए और मदद करने को तैयार तो दिखी, लेकिन असमर्थ दिखी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर बार जब उस आदमी को लू टिंगजियाओ से जुड़ी कोई चीज मिलती थी तो वह खूनी लड़ाई के लिए क्यों मचल उठता था, और इस बार मामला छोटी छोटी बहन से जुड़ा था, इसलिए चाहे उसे कोई भी सलाह दे, यह एक बेकार मामला था। 1 नेई रेन, किसी को अपनी पत्नी के रूप में संबोधित करने के लिए एक शब्द। अध्याय 654, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अध्याय 654, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। दूसरी ओर कैप्टन ने लू टिंगजियाओ को गंभीरता से सलाह दी, श्री लू, स्थिति अच्छी नहीं लग रही है।
मैं उन्हें इधर उधर धमका सकता हूँ, लेकिन अगर हमें सचमुच हथियार जुटाने पड़े तो ये काम नहीं आएगा। क्यों नहीं? लू टिंगजियाओ की आंखें जानलेवा चमक उठीं। वह तो पहले से ही अपना सब कुछ देने को तैयार था। बड़ी बात है, वह तो मंत्री नाका की प्रतिकूल शर्तों पर भी मान जाएगा। तो क्या हुआ अगर यह युद्ध भड़काया गया? शुरुआत में जब उसने चांदी के बालों वाले आदमी को देखा तो उसे थोड़ी हिचकिचाहट हुई, क्योंकि उसने पहचान लिया कि यह वही व्यक्ति था जिसका जिक्र निंगशी ने किया था, जिसे वह सचमुच पसंद करती थी। हालांकि ये पता चला कि उसने इतना बड़ा जोखिम उठाया था और इतना खतरा उठाकर केवल उससे मिलने के लिए फिलाडेल्फिया की गुप्त यात्रा की थी। वह स्वेच्छा से उसका पीछा कर रही थी। ये तथ्य उसके हृदय में तीर की तरह चुभ गया, जिससे वह बहुत दुखी हो गया। हालांकि जैसे ही उसे लगा कि वह निराश हो गया है, निंगशी अचानक प्रकट हुई और खुद को उसकी पत्नी मान लिया। जाहिर है वह इस आदमी के साथ नहीं जाना चाहती थी। उसने उससे मदद की भीख मांगी। उसने एक क्षण में मृत्यु का अनुभव किया और अगले ही क्षण पुनर्जीवित हो गया। लू टिंगजियाओ तुरंत ही नरक से मानव लोक में वापस आ गई थी। चाहे जो भी हो और कैसे भी हो, उसे अपने साथ घर लाना ही था। और उस समय चांदी के बालों वाले लड़के के विचार लू टिंगजियाओ के विचारों से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। साले, मेरे साथ नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। बड़े भाई, मुझे जाने दो। ठीक है, कृपया, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। बड़े भाई, अगर आप मुझे आज जाने देंगे तो मैं अगले जन्म में आपका दास बनकर अपना आभार प्रकट करूंगा। बड़े भाई, क्या अब आपको सचमुच भाईचारे की परवाह नहीं है? क्या मैं अब भी वही छोटी बहन नहीं हूँ जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? कार में निंगशी के लाख विनती करने पर भी तांग ये बिल्कुल भी नहीं हिली। आखिरकार निंगशी ने हार मान ली और निराश होकर कार की सीट पर बैठ गई। लू टिंगजियाओ को देखने वाले उस रोमांचक पल को याद करते हुए जितना ज्यादा वो इसके बारे में सोचती, उतना ही ज्यादा दुखी होती। बेहतर होगा कि कोई उम्मीद ही न रहे। ऐसे ही एक पल में उसने उसे अप्रत्याशित रूप से देखा था। यद्यपि यह छोटी कार जर्जर दिखती थी, फिर भी यह अच्छी तरह से काम कर रही थी और तांग ये इसे बहुत तेजी से चला सकती थी। जब वे घाट पर पहुंचने ही वाले थे, तभी अचानक उनके सामने सड़क पर एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने और तांग ये ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उस पल यहाँ प्रकट हो जाएगा। तांग ये ने आपातकालीन ब्रेक लगाकर कार रोक दी और उस आदमी से आधा मीटर की दूरी पर रुक गई। उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति ने उनका रास्ता रोका था, उसके घुंघराले भूरे बाल थे, त्वचा सांवली थी और चेहरा बेपरवाह था। निंगशी इतनी हैरान हुई कि वह हकलाते हुए बोली, दूसरा 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 क्या? उस आदमी की भौहें ऊपर उठ गईं और उस पल निंगशी को ऐसा लगा जैसे लाखों चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर फूल खिल गए हों। दूसरा वरिष्ठ भाई, दूसरा वरिष्ठ भाई, दूसरा वरिष्ठ भाई, दूसरा वरिष्ठ भाई, दूसरा वरिष्ठ भाई। निंगशी की अभिव्यक्ति इतनी भावुक थी मानो वह एक पागल प्रशंसक थी जिसने अभी अभी अपनी पसंदीदा मूर्ति देखी हो और वह खुशी से जयकार करने लगी। वह ये भी भूल गई कि उसकी जांघ पर चोट लगी है और कार से कूदकर दौड़ पड़ी। दूसरे बड़े भाई, ये तो आप ही हैं। वह आदमी खिलखिलाकर हंसा, हा 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 हा। छोटी बड़ी बहन, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। ओह दूसरे बड़े भाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। निंगशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे बहुत समय से नहीं देखा था और उसे सचमुच उसकी बहुत याद आ रही थी। उस समय वह कई लोगों से डरती थी, लेकिन तांग लैंग ही वह व्यक्ति था जिसे वह हमेशा सबसे अधिक देखना चाहती थी और जिसके करीब रहना पसंद करती थी। उस लड़के ने उसके बिखरे लंबे बालों को सहलाते हुए कहा, अच्छी बच्ची, मुझे भी तुम्हारी याद आई। अया छोटी जूनियर बहन, तुम्हारे बाल पहले से ही बहुत लंबे हैं। तुम लंबे बालों में अच्छी लगती हो। पता चला कि तुम वाकई बहुत सुंदर बच्ची हो। अध्याय 655। अरे मैं अब और नहीं देख सकता। अध्याय 655। अरे मैं अब और नहीं देख सकता। जाहिर है मैं औरतों के कपड़ों में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ। दूसरे बड़े भाई, आप कहाँ गायब हो गए? बड़े बड़े भाई ने कहा कि उन्होंने आपको आधे साल से ज्यादा समय से नहीं देखा है और आपने मुझसे संपर्क भी नहीं किया है। निंगशी ने दुखी होकर कहा। तांग लैंग ने अपनी भौहें उठाकर उसकी ओर देखा और कहा, चू। दोनों काफी देर तक पुरानी बातें याद करते रहे। तभी तांग ये ने बीच में ही टोकते हुए कहा, तांग लांग। तांग ये ने उस आदमी का नाम पुकारा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, केवल उसकी आंखें चुपचाप प्रश्न कर रही थीं। आहा बड़े भाई, बहुत दिन हो गए मिले। क्या तुम्हें मेरी याद आए? तांग लैंग ने अपना हाथ तांग ये के कंधों पर रखा और लापरवाही से उस पर झुक गया। तांग ये ने उसे एक हाथ से जोर से धक्का दिया और कहा, मास्टर तुम्हें ढूंढ रहे थे। तांग लैंग फिर से जिद करके उस पर झुक गया। सिर्फ मास्टर? आप क्या? बगल में निंगशी ने अपनी आंखें ढक लीं और कहा, अयो, मैं अब और नहीं देख सकती। यहाँ बच्चे हैं। हमारे देश के फूल तुम दोनों से बहुत प्रभावित होने वाले हैं। तांग लैंग ने उसके सिर पर हल्के से मारा और कहा, तुम फूल हो? फूल अधिपति? उफ़, मैं तो एक छोटा सा सफेद फूल हूँ। वह पहले से ही इतने दुख में थी, क्या अब वह एक दुखद छोटा सा सफेद फूल नहीं थी? जब तांग लैंग ने ये सुना तो मानो उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। वो पेट पकड़कर जोर से हंस पड़ा। तुम छोटे से सफेद फूल? हा 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 हा। निंगशी अब गुस्से में थी। अरे मैं एक छोटा सा सफेद फूल क्यों नहीं बन सकती? क्या तुम्हें इतना हंसना है? हा 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 हा। तांग लैंग ने अपना पेट पकड़ लिया और इतनी जोर से हंसा कि वह कुछ भी नहीं कह सका।
निंग शी ने यह नहीं देखा कि कैसे, लेकिन उसने केवल इतना देखा कि जब तांग लैंग अभी भी जोर से हंस रहा था, उसका हाथ अचानक तांग ये की गर्दन के पीछे चला गया और उसने उस आदमी में एक स्पष्ट तरल इंजेक्ट किया। तांग ये को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला और वह गिर पड़ा। हे भगवान, दूसरे बड़े भाई, आप क्या कर रहे हैं? आपने बड़े बड़े भाई पर हमला क्यों किया? निंग शी हैरान रह गई। तुम छोटे बेवकूफ, जाहिर है तुम्हें बचाने के लिए। तांग लैंग ने चिल्लाते हुए तांग ये के लंगड़े शरीर को उठाया और उसे सावधानी से सड़क के किनारे रख दिया। निंग शी अभी भी स्तब्ध थी। मुझे बचाओ, स्पष्टीकरण का समय नहीं है, बस जल्दी से मेरे साथ आओ। तांग लैंग ने जल्दी से निंग शी को कार तक पहुंचाया और फिर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। जैसे ही तांग लैंग अंदर गया, वह हक्का बक्का रह गया। हे भगवान, शैतान को ये पुरानी विंटेज कार क्यों मिली? मैं इस कबाड़ को कैसे चलाऊं? मुझे पता है कैसे, लेकिन मेरे पैर में चोट लगी है, मैं उसे हिला नहीं सकता। जल्दी से मुझे सिखाओ। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जब वे दोनों अभी भी कार चलाना सीख रहे थे, तभी अचानक कार की खिड़की से एक हाथ अंदर आया और उसने टैंग लैंग को पकड़ लिया, जो ड्राइवर की सीट पर बैठा था, तथा उसे खिड़की से कार से बाहर खींच लिया। तांग ये, जो बेहोश थी, कार के पास कांपती हुई खड़ी थी और तांग लैंग की शर्ट पकड़े हुए थी, जबकि वह डरावनी लग रही थी। तांग लैंग ने उस आदमी को अविश्वास से देखने से पहले ही अपना कोट उतारकर पलटकर अपनी जान बचाई। हे भगवान, तांग ये पागल, मैं पहले ही दुगनी मात्रा इस्तेमाल कर चुका हूँ। तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गए? तांग ये उसे बुत की तरह देख रहा था, उसकी काली आंखें खंजर की तरह तेज थीं। समझाओ, तांग लैंग ने भौहें चढ़ाईं, उसका स्वर थोड़ा नाराज था। मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, सच तो वही है जो आप देख रहे हैं। तांग ये ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने संगठन को धोखा दिया है। तांग लैंग ने मुंह बनाया और इधर उधर देखा, उसके मुंह पर एक मुस्कान आ गई। हाँ, मैंने किया। क्या हुआ? क्या तुम मुझे मिटा देना चाहते हो? अध्याय 656। किसी आदमी से यह मत पूछो कि क्या वह ये कर सकता है। अध्याय 656। किसी आदमी से यह मत पूछो कि क्या वह ये कर सकता है। अपने प्रतिद्वंदी के उदासीन रवैये को देखकर तांग ये ने अपनी मुट्ठी इतनी कस ली कि उसकी उंगलियों के जोड़ चटक गए। उसके चश्मे के पीछे उसका गुस्सा और दर्द छिपा था। तांग ये की आहत आंखों को देखते हुए तांग लैंग ने आंखों का संपर्क टाल दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। वरिष्ठ भाई, चलो एक मैच खेलते हैं, जो जीतेगा वह छोटी जूनियर बहन को ले जाएगा। ये कैसा लग रहा है? कुछ क्षण की चुप्पी के बाद तांग ये ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जरूर। निंग शी वर्तमान स्थिति को लेकर पूरी तरह उलझन में थी। क्या हो रहा था? क्या दूसरे बड़े भाई ने संगठन के साथ गद्दारी की? अब वह किसके लिए काम कर रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे बचाने के लिए पहले सीनियर भाई को बेहोश करने की कोशिश कर रहा था। क्या अब वह संभवतः शैतान के लिए काम कर रहा है? असंभव, ये तो समझ में नहीं आया। दूसरे बड़े भाई का शैतान से क्या रिश्ता हो सकता है? लेकिन फिलहाल यही एकमात्र स्पष्टीकरण था, वरना दूसरा बड़ा भाई यहाँ प्रकट होकर शैतान का विरोध करके उसे बचाने की हिम्मत न करता। निंग शी अभी भी हालात को भांप रही थी। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। बदकिस्मती से तांग लैंग आक्रामक नहीं हो सका, कोई रास्ता नहीं था। निंग शी के दिल में आशा की छोटी सी किरण अचानक कम हो गई और वह उस पर चिल्लाई, दूसरे वरिष्ठ भाई, क्या आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तांग लैंग ने तांग ये के पागलपन भरे हमलों को रोकने की कोशिश करते हुए अपने दांत बींच लिए। कभी किसी आदमी से यह मत पूछो कि क्या वह ऐसा कर सकता है। उसके जवाब के बाद स्थिति बदल गई। निंग शी की आंखें फिर चमक उठीं। तांग लैंग गंभीर हो गया था और उसकी क्रूरता और भी बढ़ गई थी। उसने अपना जवाब देना शुरू किया, लेकिन फिर भी वह इतना शांत था कि बोलता रहा। यार, वह बूढ़ा आदमी वाकई पक्षपाती था। उसने तुम्हें जरूर बहुत कुछ नया सिखाया होगा। निंग शी नाराज थी। वह आधे साल से गायब था। जाहिर है, गुरु के पास पढ़ाने के लिए सिर्फ पहला बड़ा भाई ही था। इससे भी बदतर कुछ हुआ। तांग लैंग की प्रतिभा अद्भुत थी। वह वास्तव में तांग यी के नए कौशल को मौके पर ही देख और सीख सकता था और उसने उस पर पलटवार किया। निंग शी बहुत प्रभावित हुई, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि शो का मजा लेने के लिए उसके पास पॉपकॉर्न नहीं था। अपने हुनर को मौके पर ही आसानी से कॉपी होते देख तांग ये के अंदर कुछ हलचल मच गई। वह अचानक पीछे हट गया और आराम की मुद्रा में आ गया। उसने तांग लैंग को घूरा, फिर उसने अपना चश्मा उतारने के लिए हाथ उठाया। निंग शी का दिल बैठ गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। उसे यह एहसास नहीं हुआ कि प्रथम वरिष्ठ भाई ने पूरी लड़ाई के दौरान अपना चश्मा नहीं उतारा था, जिसका अर्थ था कि उसने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। उस समय तांग लैंग भी सतर्क और चिंतित था। निंग शी की चिंता सच हो गई थी। बिना चश्मे के तांग ये एक अनियंत्रित जानवर की तरह था। ऐसा होने पर उसकी आक्रमण शक्ति तेजी से बढ़ जाती थी। निंग शी समझ गई कि दूसरे बड़े भाई के पास इस बार अपनी पूरी ताकत लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला था। तांग लैंग ने खुद को अनगिनत बार कोसा। उसने सोचा था कि तांग ये अड़चन में पहुंच गई है और सिर्फ आधे साल में नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएगी। उसने सोचा था कि वह जीत सकता है, लेकिन जाहिर है उसने तांग ये को कम करके आंका था। अध्याय 657। उन्होंने चूमा। अध्याय 657। उन्होंने चूमा। इस लड़के में अद्भुत प्रतिभा थी। इतने कम समय में इतना बड़ा सुधार करना वाकई अमानवीय था। अब लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। ये बराबरी पर समाप्त होती।
खैर, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वह और इंतजार नहीं कर सकता था और उसे निंग शी को जल्द से जल्द वहां से भगाना था, क्योंकि शैतान के आदमी कभी भी यहाँ आ सकते थे। उसे कुछ ऐसा सोचना था जिससे कोई नुकसान न हो। धिक्कार है, ये तो बहुत मुश्किल था। तांग ये बहुत सावधान थी और कोई रास्ता ही नहीं था। भागने की योजना बनाने में उसका ध्यान थोड़ा भटक गया था और एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा। दर्द उसके गाल पर फूट पड़ा। साले, तांग, ये क्या तू सच में मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? कितना भारी झटका! अगर तुम फिर से विचलित हुए तो मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगी। तांग ये ने उसे ठंडी नजर से देखा। तांग लैंग के नथुने फड़क उठे। धिक्कार है, वह तब तक धैर्यपूर्वक इंतजार करने वाला था जब तक तांग ये का ध्यान भंग न हो जाए। उनकी लड़ाई जारी रही। तांग लैंग ने उसके घातक बिंदुओं पर निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन तांग ये उससे बचने के बजाय बिना किसी डर के आगे बढ़ गया। तांग लैंग इतनी नजदीकी से हमला नहीं कर सकता था, बल्कि वह अपनी ही कब्र का रास्ता बना रहा था। जैसे ही तांग लैंग करीब आया, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तांग ये को जब तक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तांग लैंग ने उसे सीधे चूम लिया। उन्होंने चूमा। तांग लैंग ने झट से तांग ये का गला पकड़ लिया और उसे कार में धकेल दिया, क्योंकि उसका ध्यान उस चौंकाने वाले चुंबन से भटक गया था। वह बुदबुदाया, बड़े भाई, तुम हार गए। निंग शी चौंक गई। धिक्कार है, मेरी आंखें। दूसरे बड़े भाई, ये तो बहुत गलत था। जब तक ये कारगर रहा। तांग लैंग को अपनी रणनीति पर गर्व हुआ और वह मुस्कुराते हुए तांग ये की ओर मुड़ा। वरिष्ठ भाई, आप हार मान लेंगे, है ना? तांग ये ने उसे टुकड़े टुकड़े करने की अपनी इच्छा को दबाते हुए गहरी सांस ली। उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। चले जाओ, जैसी आपकी इच्छा। मानो उसे डर हो कि तांग ये को अपने फैसले पर पछतावा होगा। तांग लैंग ने जल्दी से निंग शी को अपने कंधे पर उठा लिया और तेजी से भाग गया। साथ ही साथ अपने फोन पर एक संदेश भी भेजा, पीछे हटो। दूसरी तरफ दोनों पक्ष एक जगह ठहर गए थे। माहौल तनावपूर्ण था। कैप्टन शैतान को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समय बीतता गया और धीरे धीरे भोर होने लगी। फिर भी दोनों पक्षों ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। चांदी के बालों वाला आदमी जम्हाए लेते हुए अधीर हो गया। कितने परेशान करने वाले जीव हैं, हम लड़ रहे हैं या नहीं? जैसे ही लू टिंगजियाओ उसे जवाब देने वाले थे, उन्हें एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ, जिसे देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन उन्होंने संदेश की विषय वस्तु पर अपनी प्रतिक्रिया को अच्छी तरह से छुपा लिया और किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने उस आदमी की ओर देखा और बड़े गर्व से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। चांदी के बालों वाले उस आदमी को अपने भीतर तीव्र रक्त पिपासा उठती हुई महसूस हुई। फेंग जिन अपने नियोक्ता की समझदारी पर भरोसा करने की योजना नहीं बना रहा था, क्योंकि उनका प्रतिद्वंद्वी लू टिंगजियाओ था और उसे उम्मीद थी कि लू टिंगजियाओ कोई तर्कसंगत फैसला लेगा। हालांकि ये देखकर कि लू टिंगजियाओ भी उतनी ही अविश्वसनीय थी, वह बहुत परेशान हो गया। कैप्टन और भी डर गया। मिस्टर लू, हम उनसे नहीं लड़ सकते। उसे इस लड़ाई के नतीजे की कोई चिंता नहीं थी। अमेरिका अब युद्ध में मुश्किल से अपनी स्थिति बनाए हुए था और अगर उसकी एक मुख्य सेना यहाँ हार गई तो दूसरे देश इस मौके का फायदा उठाकर मातृभूमि में घुसपैठ कर सकते थे। अध्याय 658, क्षमा करें, मैं देर से आया हूँ। अध्याय 658, क्षमा करें, मैं देर से आया हूँ। एक सैन्य स्तरीय एसयूवी तेजी से पास आई। दरवाजा खुला और मंत्री नाका अपने कुछ अधीनस्थों के साथ नीचे उतरे। कैप्टन को अपने वरिष्ठ अधिकारी को इस बेकाबू स्थिति के बारे में सूचित करना पड़ा। मंत्री नाका घबराए हुए लू टिंगजियाओ के पास गए और आग्रह किया, श्री लू, आपने इसे शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का वादा किया था। मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा, लू टिंगजियाओ ने जवाब दिया। श्रीमान लू, मुझे पता है कि आप अपनी पत्नी के बारे में बहुत चिंतित हैं, लेकिन उसे बचाने के और भी कई तरीके हैं। उनके रवाना होने के बाद कार्रवाई करने में देर नहीं हुई है। यहाँ टकराव का कोई मतलब नहीं है ना? मंत्री नाका ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की। लू टिंगजियाओ की अभिव्यक्ति डगमगाती हुई प्रतीत हुई। मंत्री ने अपना अनुनय विनय जारी रखा। काफी देर बाद लू टिंगजियाओ ने उदास भाव से निर्णय लिया, पीछे हटो। चांदी के बालों वाले आदमी ने उस पर व्यंग्य किया, तुम पीछे हट गए? क्या मैंने ऐसी कोई बात होने दी थी? लू टिंगजियाओ के व्यक्तित्व के आधार पर उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह किसी महिला के लिए इतना अतार्किक काम कभी नहीं करेगा और इसलिए लड़ाई नहीं होगी। लेकिन फैंग जिन को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह जल्दी से उसके पास गया और उसे उकसाना बंद करने के लिए कहा तथा साथ ही अपने लोगों को पीछे हटने का आदेश दिया। आदमी ने जम्हाई ली और खुशी खुशी अपनी बख्तरबंद गाड़ी में वापस चला गया। लड़की पहले से ही उसके साथ थी और वह उसे वापस पाना चाहता था। अपने सपनों में समुद्र ही उसका क्षेत्र था। भीड़ को तितर बितर होते देख मंत्री नाका को राहत मिली, लेकिन कुछ नई चिंताएं भी सामने आने लगीं। लू टिंगजियाओ अपनी प्यारी पत्नी का अपहरण करने के जुर्म में उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे मैडम लू को बचाने के लिए कोई योजना बनाने का कोई अंदाजा नहीं था। वह तो बस लू टिंगजियाओ को शांत करने की कोशिश कर रहा था और झूठ बोल गया। अगर शैतान समुद्र में चला गया तो उससे किसी को बचाना और भी नामुमकिन हो जाएगा। मंत्री नाका की योजना अधिक से अधिक लोगों को भेजने की थी, लेकिन उन्हें अभी भी यह नहीं पता था कि बचाव अभियान सफल होगा या नहीं। श्री लू, चलो डीसी, वापस चलते हैं और एक विस्तृत योजना बनाते हैं। मंत्री नाका लू टिंगजियाओ को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस आदमी ने अचानक तत्काल आदेश दिया, फिलाडेल्फिया के बाहरी इलाके में वापस जाओ।
मंत्री नाका उलझन में थे और उन्हें पता नहीं था कि वह वहां क्यों जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपराध बोध महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने अपने आदमियों को लू टिंगजियाओ के आदेशों का पालन करने का आदेश दिया। बैठक स्थल से कुछ 100 मीटर की दूरी पर लू टिंगजियाओ टैंक से कूद गया और पैदल ही भाग गया। अरे बॉस, हम यहाँ हैं। कहीं दूर नहीं, कोई चिल्ला रहा था। एक भूरे बालों वाला आदमी लंबे बालों वाली एक दुबली पतली लड़की को पकड़े हुए था। वह लड़की ऐसी लग रही थी जैसे लू टिंगजियाओ उनकी ओर दौड़ा। भूरे बालों वाले आदमी के बगल में बुरी तरह घायल लड़की खड़ी थी। उसके साथ इतना कुछ हुआ था कि अब उसे होश ही नहीं था। उसने बस एक जानी पहचानी परछाई देखी जो रोशनी को छुपा रही थी और बुदबुदाई, लू टिंगजियाओ। बेहोश होने से पहले उसने एक गर्मजोशी भरा आलिंगन महसूस किया और उसके कान के पास फुसफुसाहट सुनी। यह मैं हूँ, माफ करना, मुझे देर हो गई। अध्याय 659। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अध्याय 659। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। फिलाडेल्फिया जेटी पर समुद्र की सतह के ऊपर धीरे धीरे धुंध छट गई और सूरज उगाया। समुद्र की उछलती लहरों पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वह कहाँ है? वह आदमी सबके साथ दौड़ा तो उसे एक खाली जर्जर कार मिली। तांग ये को चश्मा पहने देखना दुर्लभ था, क्योंकि वह समुद्र की ओर पीठ करके खड़ा था। वह कुछ सोच रहा था, मानो कुछ सोच रहा हो, और जब उसने लोगों को पास आते देखा तो उसने नजरें नीची करके कहा, उसे लू टिंगजियाओ का आदमी ले गया। क्या कोई सचमुच किसी को तुमसे दूर ले जाने में कामयाब हो गया? उस आदमी ने उसे घूरते हुए कहा। उसकी आंखें जल रही थीं। ये तांग लांग था। आदमी की आंखें तुरंत दुर्भावना से सिकुड़ गईं। तांग लांग। कोई आश्चर्य नहीं कि लू टिंगजियाओ ने पहले ही अप्रत्याशित रूप से समझौता कर लिया था। क्या ही शानदार अभिनेता है। उसने जानबूझकर दूसरी तरफ से उससे समझौता किया था और समय टालने के लिए इतनी बकवास की थी। ये सब सिर्फ इसलिए कि टैंग लैंग को उसे चुपके से बचाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। अरे यार, वह तो सचमुच इसके झांसे में आ गया था। उसने तांग ये को खास तौर पर निंग शी को ले जाने के लिए नियुक्त किया था। किसने सोचा था कि तांग लैंग आकर सब बिगाड़ देगा? जब उन्होंने ये सुना तो फेंग जियाओ और फेंग जिन दंग रह गए। किसने सोचा होगा कि तांग लैंग, जो आधे साल से अधिक समय तक गायब रहा था, लू टिंगजियाओ का आदमी बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, यह नामुमकिन है। फेंग शियाजियाओ अविश्वास से हौंफने लगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरा बड़ा भाई हमें धोखा दे। उसे, तांग ये और तांग लैंग को गुरु ने बचपन से ही गोद ले लिया था। वे तीनों एक दूसरे के साथ बड़े हुए और सगे भाई बहनों से भी ज्यादा करीब थे। स्वाभाविक रूप से उसके लिए ये स्वीकार करना मुश्किल था। हालांकि सच्चाई उनके सामने थी। तांग ये झूठ नहीं बोल सकती थी। वास्तव में ये बहुत स्पष्ट था कि तांग ये के तांग लैंग के खिलाफ जाने के बाद वह अशांत और विश्वासघात महसूस कर रहा था। फेंग शियाजियाओ को डर था कि वह दुखी हो जाएगा, इसलिए उसने अधिक जानकारी पूछने की हिम्मत भी नहीं की। वह जानती थी कि भले ही वे दोनों अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे और तांग ये को तांग लैंग पसंद नहीं था, लेकिन असल में वे बहुत करीब थे और अपनी बेमेल दोस्ती के दौरान उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। जब वे मिशन पर होते थे तो उनके बीच हमेशा बेहतरीन केमिस्ट्री होती थी। अब सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति तांग ये था। आपकी अद्भुत क्षमताओं के आधार पर आप उससे इतनी आसानी से कैसे हार गए? उस आदमी ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा। उसे स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं हो रहा था। भले ही तांग ये जीत न सके, लेकिन उसके हारने का कोई रास्ता नहीं था, और वह भी इतनी जल्दी नहीं। जब भी दोनों लड़ते उन्हें कम से कम आधा दिन लग जाता। यहाँ तक कि वे 3 दिन और 3 रात तक लड़ते रहे, लेकिन ये तय नहीं कर पाए कि कौन जीता और कौन हारा। फेंग शियाजियाओ को भी शक था, लेकिन वो चुप रही। दरअसल उसे मन ही मन शक था कि पहला बड़ा भाई उसके साथ नरमी बरत रहा है। बेशक उसने ऐसी बात जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। तांग ये का चेहरा सख्त हो गया। उसने समझाने की जहमत नहीं उठाई। मैं हार गया और बस। उस समय फेंग जिन ने समय देखा और उत्सुकता से आग्रह किया, नाव पर चढ़ो, हमें अब प्रस्थान करना चाहिए। वह आदमी घूमा और अपने पीछे सोए हुए शहर को देखने लगा। उसकी लंबी उंगलियां हवा में लहराते चांदी के बालों को हल्के से हिला रही थीं, जिससे उसकी वह आंख दिखाई दे रही थी जो उसके बालों के बीच छिपी हुई थी और जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उसकी आंखें औरतों से भी ज्यादा खूबसूरत थीं, लेकिन उस छिपी हुई आंख पर एक अजीब सा निशान था। हालांकि उस निशान का निशान पहले से ही बहुत हल्का था, फिर भी उसने उसकी आंखों की खूबसूरती बिगाड़ दी। हालांकि इसने उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सा खतरा पैदा कर दिया। हम, लू टिंगजियाओ, हम जल्द ही फिर मिलेंगे, और जब ऐसा होगा तो मैं अपना सब कुछ वापस ले लूंगा। अध्याय 660। छोटी जूनियर बहन लेडी बॉस बन गई थी। अध्याय 660। छोटी जूनियर बहन लेडी बॉस बन गई थी। मैडम लू यहाँ कैसे हैं? बूढ़े मंत्री और कप्तान उस महिला को अप्रत्याशित रूप से प्रकट होते देख हैरान रह गए। लू टिंगजियाओ ने बिना कुछ कहे अपना कोट उतार दिया और लड़की को उसमें लपेट लिया। फिर वह उसे सावधानी से ले गया। उस समय बूढ़े मंत्री को ये बात कैसे समझ में नहीं आई। लू टिंगजियाओ को उन पर जरा भी भरोसा नहीं था और उसके पास और भी तरकीबें थीं। उसने सोचा था कि जब तक किसी को उसे बचाने का आदेश नहीं मिल जाता, तब तक वह ध्यान भटका देगा। नाका जाहिर तौर पर शर्मिंदा था क्योंकि उसने इस मामले को ठीक से सुलझाया नहीं था। वह उनके साथ दिमागी खेल खेलना चाहता था, जबकि असल में उन्हें शुरू से ही बड़ी तस्वीर की बेहतर समझ थी। इसलिए वह जल्दी से लू टिंगजियाओ के पास गया और अपनी नाकाबिलियत सुधारने की कोशिश की। मिस्टर लू, कृपया यहाँ आइए। मैडम लू की इस हालत को देखते हुए मुझे लगता है कि उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। हमने उनके लिए सबसे अच्छी मेडिकल टीम पहले ही तैयार कर ली है।
अस्पताल में काफी शोर हो सकता है, इसलिए आप मैडम को सीधे मेरे साधारण घर पर ले आएं ताकि वे आराम कर सकें। उस वक्त लू टिंगजियाओ सबसे ज्यादा यही चाहता था कि निंगक्षी को घर ले आए, लेकिन जब उसने निंगक्षी की जांघ पर खून से सने गोली के घाव को देखा तो उसने सोचा कि उसे और भी कई अदृश्य चोटें लगी होंगी। अपनी वर्तमान स्थिति में वह शायद लंबी दूरी की यात्रा का तनाव नहीं झेल पा रही थी। उसे तुरंत चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी। आखिरकार लू टिंगजियाओ ने अस्थायी रूप से रुकने और साथ ही बूढ़े मंत्री को कुछ सम्मान देने का फैसला किया। कृपया मंत्री जी ऐसा ही करें। जब मंत्री जी ने ये सुना तो उनका तनाव कम हुआ और उन्होंने मेडिकल टीम को तुरंत वहां भेजा। मेडिकल टीम शुरू से ही बड़ी टीम के पीछे थी, इसलिए वे जल्दी से वहां पहुंच गए। तुरंत एक स्ट्रेचर लाया गया और अनुभवी मेडिकल स्टाफ ने निंगक्षी की देखभाल की। मिस्टर लू, कृपया मैडम को स्ट्रेचर पर सावधानी से लिटाएं। लू टिंगजियाओ ने निंगक्षी को हल्के से नीचे उतारने से पहले थोड़ा सिर हिलाया। जैसे ही उसे लिटाया गया, बेहोश लड़की अचानक चौंकी और अनजाने में लू टिंगजियाओ की गर्दन से लिपट गई। वह दर्द से भौहें चढ़ाते हुए गिड़गिड़ाने लगी, नहीं, मत करो। उसका गला सूखा हुआ था और उसकी आवाज बिल्ली के बच्चे की तरह नर्म थी, जिसमें एक कर्कश म्याऊं थी जो अत्यंत दयनीय लग रही थी। लू टिंगजियाओ का दिल तुरंत पिघल गया। उसने तुरंत लड़की को फिर से उठाया और हल्के से थपथपाया। डरो मत, मैं यही हूँ। तांग लैंग अवाक होकर आंखें फाड़े देखता रहा। सदमे में वह जोर जोर से खांसने लगा। उसने पहली बार छोटी जूनियर बहन का नाजुक रूप देखा था, जो एक सफेद फूल की तरह थी, और उससे भी ज्यादा अविश्वसनीय रूप से इतनी कोमल लू टिंगजियाओ। श्री लू, आपकी पत्नी के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। तो फिर श्री लू, पहले उसे उठा लीजिए। जब तक आप उसके घाव को नहीं छूते तब तक सब ठीक रहेगा। चिकित्सा कर्मचारियों ने भावुक मुस्कान के साथ सलाह दी। लू टिंगजियाओ का वैसे भी उसे लिटाने का इरादा नहीं था। उसे ऐसे देखकर वह ऐसा कैसे बर्दाश्त कर सकता था। तांग लैंग को अचानक कुछ महत्वपूर्ण बात याद आई और उसने जल्दी से कहा, बॉस, क्या आपको याद है कि आपने मुझसे वादा किया था कि मैं जो चाहूंगा वह 3 दिन बाद देंगे? लू टिंगजियाओ ने उस लड़की से अपनी नजरें बिल्कुल भी नहीं हटाईं जब उसने घुरघुराहट के साथ जवाब दिया, मिशन सफल हुआ, अब मैं गायब हो जाऊंगा। तांग लैंग ने विदाई दी। क्या वहाँ पानी है? लू टिंगजियाओ ने डॉक्टर से पूछा। तांग लैंग अपनी उपेक्षा से अवाक रह गया। भूल जाओ, उसे तो बस जल्दी से गायब हो जाना चाहिए। बॉस को अब केवल छोटी जूनियर बहन की ही परवाह थी और उसके अलावा कोई भी उसके लिए लगभग अदृश्य था। अरे अरे अरे, कौन जाने, शायद यही किस्मत में लिखा था। इतने दिनों बाद छोटी जूनियर सिस्टर सचमुच उसकी लेडी बॉस बन गई थी। बहुत बढ़िया, मेरी छोटी जूनियर बहन। अध्याय 661, मेरे प्रिय। अध्याय 661, मेरे प्रिय। पुराने मंत्री के घर पर लू टिंगजियाओ बिस्तर के किनारे बैठा निंगक्षी का हाथ पकड़े हुए था। डॉक्टरों का एक समूह निंगक्षी के शरीर की पूरी जांच के लिए खून निकालने में व्यस्त था, ताकि पता लगाया जा सके कि उसे कोई और बीमारी, घाव तो नहीं है, या उसे कोई दवा तो नहीं दी गई है। लू टिंगजियाओ के माथे पर पूरे समय तनाव बना रहा। श्री लू, कृपया प्रतीक्षा करें, हमें अधिकतम 2 घंटे में ही परिणाम पता चल सकेगा। उसे बहुत तेज बुखार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका घाव संक्रमित है। अच्छा हुआ कि मैडम ने खुद ही थोड़ी सफाई कर ली थी, वरना अगर गोली उसके शरीर में ज्यादा देर तक पड़ी रहती तो उसे अपना पैर गंवाना पड़ता। लू टिंगजियाओ का दिल दुख रहा था। जिस खजाने को उसने इतनी सावधानी से अपनी हथेली में समेटा था वह बस कुछ ही देर के लिए गया था, और इतने में ही उसकी हालत ऐसी हो गई। उसका दिल कैसे न दुखता। 2 घंटे बाद अंततः रिपोर्ट सामने आ गई। श्री लू, परिणाम आ गए हैं। मैडम लू का शरीर पूरी तरह सामान्य है। उनके पैर में गोली लगने के घाव के अलावा कोई और समस्या नहीं है। ये सुनकर लू टिंगजियाओ और बूढ़े मंत्री दोनों ने राहत की सांस ली। मंत्री ने तुरंत सभी को लड़की पर ध्यान से नजर रखने का आदेश दिया और उनके लिए घर में सबसे अच्छे कमरे का इंतजाम कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि लू टिंगजियाओ और निंगक्षी पति पत्नी हैं, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से केवल एक कमरे की व्यवस्था की। इस बार निंगक्षी काफी घायल हो गई थी, इसलिए उसे पूरा दिन और पूरी रात नींद आए। उसका बुखार जल्द ही उतर गया। लू टिंगजियाओ को खुश करने के लिए पुराने मंत्री ने लॉबी में एक रात्रिभोज का आयोजन किया था, जिसमें कई उच्च स्तरीय अधिकारियों और व्यापारिक दिग्गजों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। रात्रि भोज में उन सभी ने लू टिंगजियाओ के लिए प्रशंसा और चिंता के कई शब्द कहे। यह अच्छी बात है कि मैडम लू इस बार सुरक्षित हैं, वरना हमारे लिए दोष से बचना मुश्किल हो जाता। बिल्कुल, भगवान ने मैडम लू जैसे अच्छे लोगों को आशीर्वाद दिया है। लू टिंगजियाओ ने उन लोगों को सही नहीं ठहराया जिन्होंने निंगक्षी को अपनी पत्नी कहा था। उस स्थिति में पत्नी और प्रेमिका के बीच का अंतर बहुत अलग था। अमेरिका द्वारा किसी भी महिला के लिए अपने सैन्य संसाधन जुटाना जाहिर है थोड़ा मुश्किल होता, इसलिए उसने शुरू से ही निंगक्षी को अपनी पत्नी बताया था। यह नामुमकिन था कि ये लोग इस बात की जांच करें कि क्या वह सचमुच शादीशुदा था। हालांकि लू टिंगजियाओ को ऐसे मौकों की आदत हो चुकी थी, लेकिन इस बार उसका ध्यान भटक गया था। उसका दिल अभी भी उस व्यक्ति पर अटका हुआ था जो अभी तक नहीं उठा था। वह लगातार सोचता रहता था कि क्या वह डर जाएगी या अचानक बीमार पड़ जाएगी जब वह जागेगी और खुद को एक अजनबी जगह पर पाएगी। खाने की मेज अभी भी पेय पदार्थों और जीवंत बातचीत से भरी हुई थी। लू टिंगजियाओ ने एक हाथ पर अपना सिर टिकाया हुआ था और दूसरे हाथ से वाइन ग्लास का डंडा पकड़े हुए था। उसकी उंगलियां लयबद्ध तरीके से ग्लास पर दस्तक दे रही थीं। वह स्पष्ट रूप से अधीर हो रहा था। उसने समय देखा और माफी मांगने को तैयार हो गया। जैसे ही वह खड़े होने के लिए तैयार हुआ, अचानक भोज कक्ष में कोई प्रकट हुआ।
खैर सच कहें तो कोई व्यक्ति अंदर कूद पड़ा। निंग शी एक ढीले ढाले गर्म क्रीम रंग के रेशमी गाउन में एक पैर पर खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, जबकि उसका माथा पसीने की हल्की चमक से ढका हुआ था। वह इतनी डरी हुई लग रही थी मानो उसने कोई बहुत बड़ा आघात झेला हो। जब तक उसने खाने की लंबी मेज के उस पार उस आदमी को नहीं देखा जो दूसरी ओर हाथ में गिलास लिए खड़ा था, तब तक वह शांत नहीं हुई। उसने एक सपना देखा, एक भयानक सपना, एक बुरा सपना कि लू टिंगजियाओ उसे बचाने के लिए तोप की गोलियों के नीचे मर गया। जब निंग शी ने लू टिंगजियाओ को वहां बैठे और स्वस्थ देखा तो उसे तसल्ली हुई। उसी समय बाकी लोग भी उसकी नजरों में आ गए। मेज अच्छे कपड़े पहने लोगों से भरी थी। जाहिर है वे किसी तरह के मानद अतिथि थे। निंग शी की स्तब्धता से अचानक एक स्पष्टता उभरी। जैसे ही उसने लगभग बॉस कहने की बात कही, उसने तुरंत उसे मेरे प्यारे में बदल दिया। अध्याय 662। मेरे प्रिय, आपको किस तरह की पत्नी पसंद है? अध्याय 662। मेरे प्रिय, आपको किस तरह की पत्नी पसंद है? भोज कक्ष में पुनर्तः सन्नाटा छा गया। हालांकि मेरे प्रिय वाक्यांश लू टिंगजियाओ के लिए काफी बहरा था। यह मैडम लू हैं? कुछ देर बाद किसी ने पूछा। लू टिंगजियाओ खड़ा हुआ और लड़की की ओर बढ़ा। उसकी ठंडी आंखें सीधे लड़की के घायल पैरों को घूर रही थीं। तुमने जूते क्यों नहीं पहने हैं? निंग शी ने उसकी तीखी नजरों से बचते हुए कहा। मैंने तो ऐसा किया था, पर वह टूट गया। लू टिंगजियाओ ने उसे चुपचाप अपनी बाहों में पकड़ लिया। निंग शी ने सहजता से उसके गले में हाथ डाल दिया। फिर उसने भोज कक्ष में मौजूद लोगों की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? मेरे प्यारे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वह डर गई थी। वह अभी अभी नींद से जागी थी और उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। निंग शी ने हालात के साथ इतनी जल्दी तालमेल बिठा लिया कि उसे लू टिंगजियाओ को मेरी प्यारी कहकर पुकारने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसे पता था कि उसके सहज शब्द लू टिंगजियाओ पर कितना गहरा असर डालते हैं। लू टिंगजियाओ ने अपनी पीठ सीधी की और सबकी तरफ मुड़ा। मुझे माफ करना, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। कृपया हमें माफ करें। सब मुस्कुराए। कोई बात नहीं सीओ लू, हमारी परवाह मत करो। बिल्कुल, आपकी पत्नी निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। अब मैं समझ गया हूँ कि यह सच है कि जो पुरुष अपनी पत्नी से प्यार करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, वे सबसे विश्वसनीय होते हैं। लू टिंगजियाओ के निंग शी को अपनी बाहों में लेकर चले जाने के बाद सभी लोग उत्साहित होकर बातें करने लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू टिंगजियाओ किसी औरत के लिए इतना बड़ा सौदा करेगा, लेकिन लगता है वो उससे सच्चा प्यार करता है। शुक्र है भगवान का कि उसे कुछ नहीं हुआ, वरना यह अजीब है। क्या लू टिंगजियाओ सिंगल नहीं है? उसकी पत्नी कहाँ से आई? मैं अभी से पूछना चाह रहा था। लोगों का गुप्त रूप से विवाह करना कोई असामान्य बात नहीं है। लू टिंगजियाओ जैसे लोगों के लिए तो यह और भी आम बात है। मेरी बेटी मिस्टर लू को तब से याद कर रही है जब उसने उन्हें आखिरी बार देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे पहले से ही शादीशुदा होंगे। वैसे भी आपकी बेटी के लिए शायद कोई मौका नहीं था। बेडरूम में मैडम लू, आप कहाँ चली गईं? मैं बहुत डर गई थी। नर्स कुछ देर के लिए बाहर गई थी और जब निंग शी कमरे में लौटी तो वह जा चुकी थी, इसलिए वह घबरा गई। ये ठीक है, मुझे करने दो, लू टिंगजियाओ ने आश्वासन दिया। ओह ठीक है। नर्स ने लू टिंगजियाओ की ओर शर्म से देखा और कमरे से बाहर चली गई। लू टिंगजियाओ ने चादरें उठाईं और निंग शी को धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। निंग शी ने पूछा, बॉस, क्या मैं अभी इतनी समझदार हो गई थी कि आपको पहचान सकी? लू टिंगजियाओ ने आंखें सिकोड़कर उसकी तरफ देखा। इतना समझदार नहीं कि अपनी गलती छुपा सकूं। निंग शी ने चादरों की तरफ देखा। मैं सचमुच जानबूझकर अंदर घुस आई हूँ। जब तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है तो तुम उठी क्यों? लू टिंगजियाओ ने गुस्सा निकाला। पैरों में चोट के बावजूद वह कैसे दौड़ सकती थी? उफ, मुझे एक बुरा सपना आया। लू टिंगजियाओ ने आह भरी, फिर समझाया। इस बार तुम्हें बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा कि तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए यहाँ रहने के दौरान तुम्हें भी अपनी पत्नी जैसा व्यवहार करना पड़ सकता है। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी हम वापस चले जाएंगे। कोई बात नहीं, आखिरकार अभिनय मेरा पेशा है। निंग शी ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। मैं तुम्हारी पसंद की किसी भी पत्नी का किरदार निभा सकती हूँ। अध्याय 663। मुझे सिखाएं कि मैं किसी पुरुष के सामने अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करूं। अध्याय 663। मुझे सिखाएं कि मैं किसी पुरुष के सामने अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करूं। निंग शी ने उत्सुकता से लू टिंगजियाओ को देखा। बॉस, आपको कैसी पत्नी पसंद है? सौम्य, बेतुकी, मजाकिया, प्यारी, बेवकूफ? लू टिंगजियाओ ने उसकी तरफ देखा। मुझे सब पसंद हैं। निंग शी मुस्कुराई। बॉस, आप बहुत लालची हैं। क्योंकि वह सब तुम हो, क्योंकि उसमें वे सभी विशेषताएं थीं, इसलिए उसे वे सभी पसंद थीं। निंग शी चुप रही, चूंकि वह अभी भी कमजोर महसूस कर रही थी। उसे डर था कि उसका दिल उसके छेड़खानी भरे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। डीसी के एक 5 सितारा होटल में 3 दिन बाद भी निंग शी का कोई पता नहीं चला और गुओ किशेक बेहद चिंतित था। मुए, कल रात तुमने किससे मदद मांगी थी? क्या वह वाकई भरोसेमंद है? जियांग मुए ने कुछ नहीं कहा और चिंतित हो गया। अविश्वसनीय। अगर वह अविश्वसनीय होता तो कोई और ऐसा नहीं होता जिस पर भरोसा किया जा सके। जियांग मुए को लू टिंगजियाओ को फोन करने में वाकई बहुत मुश्किल हुई थी। उसे खुद से नफरत हो रही थी कि वह इतना लाचार और बेकार है। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह जिस औरत से प्यार करता था उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा था और उसे किसी और की मदद पर निर्भर रहना पड़ रहा था। अब वह कर्म में विश्वास करता था,
वह लड़कियों का दिल तोड़ने का आदी हो चुका था और अब वह इसकी कीमत चुका रहा था। उन्होंने पहले ही चेंग फेंग को फोन करके जानकारी ली थी और उन्हें एहसास हुआ कि समस्या उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है, इसलिए वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये देखते हुए कि कुछ समय पहले ही बीत चुका है, क्या कोई नवीनतम समाचार हो सकता है? उसने फोन करने का फैसला किया। अगर भगवान ने उसे एक और मौका दिया होता तो शायद उसे ये तकलीफदेह फोन कभी नहीं करना पड़ता। नमस्ते अंकल, क्या आपने उसे ढूंढ लिया? हम निंग शी कैसी है? क्या वो ठीक है? क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? लू टिंगजियाओ ने भौहें चढ़ाईं। वह नहीं चाहता था कि निंग शी को इस समय परेशान किया जाए। चलो ठीक है। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी किसी भी पुरुष से बात करे, खासकर तब जब वह पुरुष अभी भी अपनी पत्नी को याद कर रहा था। वह उसकी इतनी परवाह करता था कि वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। निंग शी अपना तापमान नाप रही थी कि तभी उसकी तेज सुनने की क्षमता ने जियांग मुये की आवाज पकड़ ली और वह घबरा गई। मैं लापता हो गई। क्रू बहुत परेशान होगा। जानू, मुझे उससे बात करने दो। विभिन्न पहलुओं से निंग शी वास्तव में एक असाधारण अभिनेत्री थी। खुद को भूमिका में ढालने की गति और उसकी व्यावसायिकता कोई भी कभी नहीं जान सकता। लू टिंगजियाओ ने संक्षिप्तता से सिर हिलाया और उसे फोन दे दिया। निंग शी ने जल्दी से अभिवादन किया। नमस्ते जियांग मुये। निंग जियाओ शी, तुमने क्या किया? तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बुरा डर दिया है। तुम अचानक फिलाडेल्फिया क्यों चली गईं? और क्या मैंने तुम्हें किसी को दिया कहते सुना? तुम किसे बुला रही हो? जियांग मुये ने बुलेट ट्रेन की तरह पूछा। ये तुम्हारा ही मन था। निंग शी शर्मा गई और वहीं झूठ कर गई। देखो, यहाँ तो कानून का कोई नामोनिशान ही नहीं है। मेरा अपहरण हुआ था, पर शुक्र है तुम्हारे चाचा समय रहते यहाँ आ गए। अब सब ठीक है। आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? क्या आपको चोट लगी है? जियांग मुये ने चिंता से पूछा। बस कुछ मामूली चोटें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओह हाँ, मुझे अभी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, निंग शी ने गंभीरता से बताया। निंग शी ने इधर उधर देखा और देखा कि लू टिंगजियाओ डॉक्टर से बात करने जा रही है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मुझे सिखाओ कि मैं एक आदमी के सामने अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करूं। अध्याय 664, कृतज्ञता से स्वयं को समर्पित करना। अध्याय 664, कृतज्ञता से स्वयं को समर्पित करना। लगभग 10 सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। निंग शी अब और इंतजार नहीं कर सकी। हेलो जियांग मुये, ग्लोरी, क्या तुम वहाँ हो? इस सिग्नल का क्या मतलब है? इतने जरूरी समय पर मुझे धोखा दे रहे हो। हेलो। निंग शी फोन रखकर दोबारा डायल करने ही वाली थी कि जियांग मुये ने अचानक जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ। तुम अभी भी लाइन पर हो? जल्दी से मुझे सिखाओ, निंग शी ने आग्रह किया। कैसे? मैंने पहले कभी किसी पुरुष के सामने अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की। मैं तुम्हें कैसे सिखा सकती हूँ? जियांग मुये साफ तौर पर नाराज थी। झूठे, जब मैं स्कूल में था, मैंने तुम्हें एक खूबसूरत अंडरक्लासमैन के सामने अपने प्यार का इजहार करते सुना था और उसने तुम्हें स्वीकार भी कर लिया था। निंग जियाओ शी, क्या तुम नहीं कर सकते? मैं तो बस मजाक कर रहा था। वह अब ऐसा नहीं कर सकता था। उसे लगा कि निंग शी उसे पागल बना रही है। जियांग मुये ने गहरी सांस ली। तुम मुझसे किसी पुरुष के सामने अपनी गलती स्वीकार करने के बारे में क्यों पूछ रही हो? खुद से पूछो, क्या तुम सबसे अनुभवी नहीं हो? निंग शी ने अपनी भौहें उठाईं। पहले वाले बदमाश बहुत आसान थे और मुझे खुद कबूल करने का मौका नहीं मिला। यहाँ तक कि सू यान्हे ने ही पहल की थी। यह मेरा पहला मौका है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कैसे। जियांग मुये को भी हैरानी हुई जब उसे एहसास हुआ कि सच में उसने पहले कभी किसी मर्द के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। धिक्कार है। कुछ समय साथ रहने के बाद अब तक भी वह पूरी तरह से बेवकूफ ही बना हुआ था। रुको, मैंने अभी तक तुमसे नहीं पूछा, वह आदमी कौन है? तुम फिर किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? जियांग मुये ने सावधानी से पूछा। आपके अंकल। फिर से मौन का एक और अजीब क्षण। जियांग मुये को लगा कि वे अलग अलग माध्यमों से संवाद कर रहे हैं। तुमने अपना मन क्यों बदल दिया? इसमें अजीब क्या है? तुम्हारे चाचा ने मुझे बचाया, इसलिए मैं उनके आभार स्वरूप अपनी जान देना चाहती हूँ, निंग शी ने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया। जियांग मुये को पता नहीं था कि वह इस समय क्या महसूस कर रहा था। उसकी भावनाएं हर जगह थीं। तो ये सिर्फ इसी वजह से है? क्या होता अगर उसे बचाने वाला लू टिंगजियाओ नहीं बल्कि वह खुद होता? तब क्या उसने तो बस अपना मौका गंवा दिया। लू टिंगजियाओ को और क्या हो सकता है? निंग शी ने जवाब दिया। यह विचार जियांग मुये के मन में घूम रहा था और वह उससे पूछे बिना नहीं रह सका। यदि मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया होता तो क्या तुम भी अपने आप को मुझे समर्पित कर देती? निंग शी ने लगभग तुरंत जवाब दिया। असंभव, मैं मूर्ख नहीं हूँ। जियांग मुये को लगा जैसे उसका दिल जमीन पर बैठ गया हो। नरक में जाओ निंग जियाओ शी, किसी और से पूछो, मुझे कुछ नहीं पता। अरे क्या हुआ? क्या तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं? तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो? भाड़ में जाओ, कृपया मेरी मदद करो। मैं इस बारे में सिर्फ तुमसे ही बात कर सकती हूँ। क्या तुम जानती हो कि मेरे लिए इतना दृढ़ निश्चयी होना कितना मुश्किल है? निंग शी ने आह भरी। जियांग मुये ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम ये बात अपने पूर्व प्रेमियों को बताओगी? क्या आप एक नहीं हैं? जियांग मुये तो बस उससे बात करना बंद ही करना चाहता था। क्या तुम बेवकूफ हो? मेरे चाचा हमेशा से तुमसे प्यार करते रहे हैं। तुम्हें कबूल करने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे उन्हें बता दो कि तुम क्या महसूस कर रही हो। तुम बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं हो। बेशक मैं उस व्यक्ति को एक अविस्मरणीय अनुभव देना चाहूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ।
मैं स्वीकारोक्ति के चरण को कभी नहीं छोड़ूंगा। अलविदा। जियांग मुये ने कॉल समाप्त कर दी। आपकी अच्छी दोस्त ब्लॉन्डी को अभी अभी एक बड़ा झटका लगा है। अध्याय 665। जियो शी, आप किसके सामने अपना अपराध स्वीकार करना चाहते हैं? अध्याय 665। जियो शी, आप किसके सामने अपना अपराध स्वीकार करना चाहते हैं? जब उसने निंग शी को जियांग मुये से इतनी देर तक बातें करते देखा तो लू टिंगजियाओ का चेहरा सख्त हो गया। अब दवा लेने का समय हो गया है। ओह अभी। निंग शी ने फोन रख दिया। जैसे ही वह लू टिंगजियाओ को फोन लौटाने के लिए तैयार हुई, उसकी आंखें खुल गईं। फोन के स्क्रीनसेवर पर थीम पार्क से ली गई उनकी सेल्फी थी। ये बहुत ही मजेदार तस्वीर थी। उसने सोचा कि लू टिंगजियाओ बस उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहा है और उसे खुद ये पसंद नहीं आया। लेकिन कौन जानता था, शैतान इतना आकर्षक होते हुए भी इतना प्यारा कैसे हो सकता है। वह सचमुच उस तस्वीर को अपने फोन पर स्क्रीनसेवर बनाना चाहती थी। अफसोस की बात है कि उसका पेशा ऐसा करने की इजाजत नहीं देता था, जिससे बेवजह बदनामी होती। हालांकि उसे अपना वर्तमान स्क्रीनसेवर काफी पसंद आया और वह बहुत सार्थक था। ये लिटिल ट्रेजर द्वारा उसके लिए बनाया गया पहला चित्र था जब से उसने इसे अपना स्क्रीनसेवर बनाया है। कई बार कई लोगों ने उससे पूछा है कि उसका चित्र किस कलाकार ने बनाया है और वे चाहते हैं कि वह उन्हें उनसे मिलवाए। हालांकि वह स्पष्ट रूप से दुनिया को मास्टर लिटिल ट्रेजर के बारे में नहीं बता सकी। लू टिंगजियाओ ने उसके चेहरे पर अजीब भाव के साथ उसे अपने फोन के स्क्रीनसेवर को देखते हुए देखा और उसने जल्दी से फोन छीन लिया तथा उसे उसकी गोलियां दे दी। निंग शी ने अलग अलग आकार की ढेर सारी गोलियां देखी और उसका सिर घूमने लगा। इतनी सारी गोलियां क्यों हैं? क्या मुझे ये सब खानी होंगी? प्लेट बगल में पकड़े नज ने जल्दी से समझाया। मैडम लू, हाँ, आपको ये सब खाना होगा। आपको अभी भी हल्का बुखार है और आपका घाव गंभीर रूप से संक्रमित है। इसके अलावा आपका नज लगातार कारण बताती रही ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह एक भी गोली न चूके। निंग शी केवल लू टिंगजियाओ से दया की उम्मीद कर सकती थी। हालांकि लू टिंगजियाओ ने उसे बस एक सख्त नजर से देखा, ये दिखाते हुए कि बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुम गोलियां नहीं निगलना चाहती तो अगली बार हंगामा मत करना। निंग शी ने पलकें झपकाईं और कहा, मेरे प्यारे। लू टिंगजियाओ ने तब जवाब दिया, जब तुम उन्हें खत्म कर लोगे तो मैं तुम्हें खेलने के लिए बाहर ले जाऊंगा। बगीचे में एक सिका हिरन है। निंग कसी की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत आज्ञाकारी होकर दवा खत्म कर दी। हालांकि उसे दवा लेने का डर था, फिर भी वह आज्ञा मानती थी। वह लू टिंगजियाओ की गर्मजोशी के लिए लालची थी। केवल उसके सामने ही वह अपनी भेद्यता और स्वभाव पर किसी भी तरह का संयम पूरी तरह से छोड़ सकती थी। जब नज ने उन दोनों को बातें करते देखा तो उसे इतनी जलन हुई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे कितना लाड़ प्यार से पाला था। वह उसे बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह सहला रहा था। श्री लू आमतौर पर इतने शांत थे कि यह अविश्वसनीय था। उस फोन कॉल के बाद निंग शी ने योजना बनानी शुरू कर दी थी कि कैसे अपनी भावनाओं का इजहार करे। वो खुद को लड़कियां पटाने में माहिर कहती थी, लेकिन कौन सोच सकता था कि इजहार जैसी छोटी सी बात उसे परेशान कर देगी। दरअसल ये काम मुश्किल नहीं था। असल बात ये थी कि वह ये काम शैतान के लिए करना चाहती थी और उसने उसके लिए बहुत कुछ किया था। उसने सोचा कि उसके कबूलनामे से शैतान प्रभावित होगा, इसलिए उसे सावधानी बरतनी होगी। इस प्रकार उस रात हताश होकर निंग शी ने फिर से मदद मांगनी शुरू कर दी। इस बार मदद का स्तर जियांग मुये की तुलना में काफी अधिक था। हेलो, ये कौन है? फोन के दूसरी तरफ वाला व्यक्ति मानो नींद से जाग गया हो। नमस्ते द्वितीय मास्टर, मैं हूँ जियाओ शी। क्या अब तुम ठीक हो? मैंने सुना है मेरे भाई ने कहा कि तुम्हारा अपहरण कर लिया गया है और तुम्हें गोली भी मारी गई। तुम मुझे इतनी रात को क्यों फोन कर रही हो? क्या कुछ हुआ है? हाँ, ये बहुत ही आपातकालीन स्थिति है। दूसरे गुरु, मुझे तुरंत मदद चाहिए। मैं कैसे स्वीकार करूं ताकि दूसरे व्यक्ति पर मेरे बारे में एक गहरी छाप पड़े जो उनके जीवन भर, यहाँ तक कि उनके मरने तक बनी रहे। निंग शी ने एक ही सांस में पूछा। लू जिंगली, जो फोन के दूसरे छोर पर था, काफी देर तक चुप रहा, फिर हकलाते हुए बोला, कॉन्कनफेस शियाओ शी, क्या तुम किसी से अपना अपराध स्वीकार करना चाहती हो? अध्याय 666, ढीला हो जाओ या आग लगाओ। अध्याय 666, ढीला हो जाओ या आग लगाओ। निंग शी ने जल्दी से कुछ सोचा और जवाब दिया, मेरे लिए नहीं, यह एक दोस्त के लिए है। यदि वह स्वीकार कर लेती कि यह वही है तो वह निश्चित रूप से उसे नहीं पढ़ाता। हालांकि लू जिंगली काफी तेज थी और तुरंत ही धार्मिक क्रोध से भर गई। तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम्हारे लिए ही है। तुम किस बदमाश से अपना गुनाह कबूल करवाना चाहती हो? मैं उसे मार डालूंगी। निंग शी ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? बिल्कुल, मुझे यकीन है। मेरे चाकू तेज हो चुके हैं और चलने के लिए तैयार हैं। निंग शी हंसी। ये लड़का वास्तव में अपने भाई के प्रति बहुत वफादार था। चूंकि लू जिंगली को पहले से ही पता था वह निश्चित रूप से उसकी मदद नहीं करेगा, इसलिए वह केवल अपने अंतिम प्रयास का सहारा ले सकती थी। निंग शी ने जानबूझकर धमकी भरे लहजे में कहा, तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है कि वह कौन है। देर सवेर तुम्हें पता चल ही जाएगा। तो बात क्या होगी? तुम मुझे सिखाओगी या नहीं? अगर नहीं तो मैं तुम्हारे भाई से पूछ लूंगी। निंग शी लू टिंगजियाओ को सरप्राइज देने के लिए तैयार थी। जाहिर है वह लू जिंगली को सीधे तौर पर नहीं बता सकती थी कि वह कौन है, वरना ये बकवादी इसे राज नहीं रख पाती और लू टिंगजियाओ को बता नहीं पाती। फिर उसे सरप्राइज तैयार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जियाओ जी, तुम ऐसी कैसे हो सकती हो? अगर तुम मेरे भाई से तुम्हें सिखाने के लिए कहोगी तो क्या वह दुख से मर नहीं जाएगा?
जियाओ जी, आज से मैंने तुम्हें पसंद नहीं करने का फैसला किया है। तुमने मुझे सचमुच निराश किया है। लू जिंगली भड़क उठी। निंगक्षी ने अपनी हंसी रोकी और शरारती लहजे में बोली, हाँ तो छोटी सुनहरी मछली, तुम मुझे सिखाओगी या नहीं? अगर नहीं सिखाओगी तो मुझे सचमुच तुम्हारे भाई से पूछना पड़ेगा। तुम? लू जिंगली ने चिढ़कर कहा, ठीक है, मैं करूंगी। और मैं कोई सुनहरी मछली नहीं हूँ, मैं कोई मछली हूँ। अपनी घोर निराशा के बावजूद उन्होंने इस बात को नजरअंदाज नहीं किया था। मैं एक कोई मछली हूँ, मैं इतना दुखी कैसे हो सकती हूँ? मैं बहुत निराश हूँ। तो जल्दी से मुझे बताओ, निंगक्षी ने आग्रह किया और अपनी आवाज धीमी करते हुए ध्यान से बाथरूम की ओर देखा जहाँ लू टिंगजियाओ नहा रहा था। उसे अब कभी भी नहाना चाहिए। लू जिंगली ने ध्यान भटकते हुए कहा, तुम्हें अपना चेहरा मिट्टी से ढक लेना चाहिए, एक जोकर का चित्र बनाना चाहिए, एक साइकिल चलानी चाहिए और अपने हाथ में एक गधा पकड़ना चाहिए। निंगक्षी ने उसे गुस्से से तुरंत रोका, लू जिंगली, अगर तुम ज्यादा गंभीर नहीं हुए तो मैं सचमुच तुम्हारे भाई से पूछ लूंगी। लू जिंगली ने हौंफते हुए और आंसू भरी आंखों से कहा, अगर वो प्यार में नया है तो उसे ढीला छोड़ने और उसके कपड़े उतारने में मदद करो। अगर उसे लोगों के साथ ज्यादा तजुर्बा है तो तुम चूल्हे के पास आग जला सकती हो। मैं तुम्हें बस इतना ही सिखा सकती हूँ। मैंने जिंदगी में जो सीखा है उसका सार यही है। तुम्हें इसे खुद ही ठोस रूप से समझना होगा। तुम मुझ पर यकीन करो या नहीं, ये तुम पर निर्भर है। मैं अब फोन रखती हूँ, अलविदा। आपकी अच्छी दोस्त लू कोई मछली, बहुत आहत है। लू जिंगली ने इस बारे में सोचा और स्थिति को ज्यादा कुछ न जानने के नजरिए से देखा। कम से कम वह ये तो तय कर सकता था कि निंगक्षी जिस लड़के को पसंद करती है वह जरूर कोई बूढ़ा और चालाक इंसान होगा जो कई तरह के लोगों से मिल चुका होगा। इसलिए वह निंगक्षी को अपना गुनाह कबूल करने से पहले उसके लिए खाना बनाने देगा। यही एक रास्ता था जो उसे सबसे सुरक्षित लगा और ऐसा रास्ता जिससे निंगक्षी उसे परेशान न कर सके। निंगक्षी अवाक होकर फोन की ओर देखती रही। हालांकि लू जिंगली के शब्दों के बारे में सोचने के बाद उसे लगा कि यह सही है। उसका ये तर्क उसे समझ में आ गया। हालांकि वह क्षण भर के लिए अपनी विचार प्रक्रिया में सीमित हो गई। वह अभी भी हंगामा मचाना चाहती थी, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली बदलना भी कोई बुरा विचार नहीं था। प्यार में नया कोई व्यक्ति प्रलोभन विधि का उपयोग करेगा। जो व्यक्ति कई लोगों से मिल चुका है उसे पाककला की बारीकियों की आवश्यकता होगी। लू टिंगजियाओ को पहले कभी प्यार नहीं हुआ था, इसलिए वह निश्चित रूप से प्यार के लिए नया था। उफ़, लू जिंगली, क्या बकवास है। बिना कुछ जाने समझे इतनी बढ़िया सलाह देना वाकई कमाल की बात है। अध्याय 667, सफलता दर बहुत अधिक थी। अध्याय 667, सफलता दर बहुत अधिक थी। अभी तक नींद नहीं आई। जब लू टिंगजियाओ नहाकर बाहर आया तो उसने देखा कि निंगक्षी अभी भी फोन पर बात कर रही थी और अपनी किताब में कुछ लिख रही थी। वह बहुत उत्साहित लग रही थी, जिससे उसकी उत्सुकता बढ़ गई। मैं अब चलती हूँ। निंगक्षी ने जल्दी से नोटबुक को अपने खजाने की तरह तकिए के नीचे रख दिया। फिर उसने अपनी बड़ी स्वीकारोक्ति की योजना बनानी शुरू कर दी। लू टिंगजियाओ ने तकिए की तरफ देखा और उसे थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने उसकी हरकतों को ज्यादा दिल पर नहीं लिया। क्या तुमने अपनी दवा ले ली है? निंगक्षी ने सिर हिलाया। उसकी नजर लू टिंगजियाओ की छाती की मांसपेशियों पर पड़ी जो उसके पजामे के नीचे तेजी से हिल रही थीं और वह उनकी सराहना करते हुए उनका मूल्यांकन करने लगी। मैंने भी पी लिया है। मैंने भी दूध पी लिया है। उफ, क्या इस तरह का इकबालिया बयान सचमुच इतना यादगार होगा कि वह इसे अपनी मृत्युशैया तक अपने साथ ले जाए? क्या उसे सचमुच समुद्र तल से 8000 मीटर ऊपर किसी पहाड़ पर ऐसा करने और फिर पूरी दुनिया को चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं थी? क्या उसे कुछ अजीब या सार्वजनिक रूप से करने की जरूरत नहीं थी? उसे लगा कि ऐसा करना शैतानी स्तर का काम होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी उसमें उस तरह की क्षमता नहीं थी। लू टिंगजियाओ ने अपने गीले बाल तौलिए से सुखाए और उसके पास जाकर अपने गर्म और नम हाथ से उसका माथा छू लिया। अच्छा हुआ, तुम्हारा बुखार उतर गया। निंगक्षी अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पहले से ही तैयार थी। तभी फोन की घंटी बज उठी, जिससे उसकी हताशा और झुंझलाहट चरम पर पहुंच गई। कौन था? लू टिंगजियाओ मेज के पास गया और फोन उठाने से पहले उस पर एक नजर डाली। नमस्ते, हेलो, भाई। लू जिंगली की आवाज रोते हुए और धीमी थी, मानो वह उसे निजी तौर पर कुछ बताना चाह रहा हो। क्या बात है? लू टिंगजियाओ ने लू जिंगली को पहले कभी इतना उदास नहीं सुना था। उसने भौहें चढ़ाईं और सोचा कि क्या घर पर कुछ हुआ होगा। भाई, क्या जियो शीशी आपके बगल में है? लू जिंगली ने पूछा। हाँ, तो फिर मुझसे बात करने के लिए थोड़ा दूर चलो, उसे हमारी बातचीत सुनने मत दो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लू जिंगली ने धीमे स्वर में कहा। लू टिंगजियाओ उलझन में था, लेकिन फिर भी उसने आज्ञा मानी और बालकनी में चला गया। बोलो। फोन पर दूसरी तरफ लू जिंगली खुद से जूझते हुए बोला, भाई, मैं तुम्हें पहले नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब बताना जरूरी है। बिना मानसिक रूप से तैयार हुए तुम्हें पता चलने से तो यही बेहतर है, इसलिए मुझे लगता है कि अभी बताना बेहतर होगा। इससे तुम बाद में पता चलने पर दुखी होने से बच सकोगे। क्या बात है? लू टिंगजियाओ ने भौहें चढ़ाईं। उसे कुछ बुरा होने का आभास हुआ। लू जिंगली ने गहरी सांस ली और एक एक शब्द कहा, जियो शी उस व्यक्ति से कबूल करना चाहती है। लू टिंगजियाओ का चेहरा एकदम से उदास हो गया। क्या कहा तुमने? लू जिंगली ने उदास होकर कहा, जियो शी उस आदमी के सामने अपनी भावनाओं का इजहार करना चाहती है जिसे वह पसंद करती है। अभी अभी उसने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताने के लिए फोन किया है। उसने मुझे एक योजना बनाने में मदद करने के लिए भी कहा है।
फोन पर एकदम सन्नाटा छा गया। यह निश्चित नहीं था कि कितना समय बीत चुका था, लेकिन लू जिंगली का चिंतित दिल फटने ही वाला था जब आखिरकार लू टिंगजियाओ बोली, क्या ये है? क्या तुम ठीक हो? लू जिंगली ने पूछा, उसका पेट चिंता से बेचैन हो रहा था। मैं ठीक हूँ। लू टिंगजियाओ के स्वर में कोई अजीबता नहीं दिखी। फिर भी लू जिंगली अब और भी चिंतित था और वह केवल असहाय होकर उसे सांत्वना दे सका। लेकिन भाई, आपको बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जियो शीशी ने केवल इतना कहा था कि वह कबूल करेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि वह सफल हो। सच तो ये है कि जब वह अपने भाई को सांत्वना दे रहा था तो उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब उन्होंने जियाओ शीशी की क्षमताओं के बारे में सोचा, उसकी ईमानदारी और गंभीर दृष्टिकोण के साथ उसकी सफलता दर काफी अधिक थी, इतना कि उसके असफल होने की संभावना लगभग न के बराबर थी। अध्याय 668, लू टिंगजियाओ, मैं तुम्हें सचमुच बहुत पसंद करता हूँ। अध्याय 668, लू टिंगजियाओ, मैं तुम्हें सचमुच बहुत पसंद करता हूँ। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता, उतना ही दुखी होता जाता। कुछ समय पहले ही उसे शक हुआ था कि जियाओ शीशी उसके भाई में थोड़ी दिलचस्पी रखती है और वह उसकी परीक्षा लेने को तैयार था। किसने सोचा था कि जब वे आखिरकार उसे ढूंढ लेंगे और उसे परखने से पहले ही उसे इतनी भयानक और चौंकाने वाली खबर मिलेगी। लू जिंगली ने अपने भाई से गंभीरता से कहा, चूंकि उसने मुझे धमकी दी थी, इसलिए वह तुमसे पूछेगी, इसलिए मुझे उसे थोड़ा सिखाना पड़ा। मैंने उससे कहा कि अगर सामने वाला व्यक्ति कई लोगों से मिल चुका है तो उसे उसके लिए खाना बनाना चाहिए, और अगर वह प्यार में नया है तो उसे प्रलोभन का तरीका अपनाना चाहिए। मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से खाना बनाने के लिए तैयार है। रुको, क्या होगा अगर वो मेरे तरीके अपनाकर पहले से ही खाना बना ले? अरे भाई, मैंने तुम्हें निराश कर दिया। जब लू जिंगली अभी भी बड़बड़ा रहा था, लू टिंगजियाओ को लगा कि उसके भाई की आवाज धीमी पड़ रही है और उसके आसपास की दुनिया भी पृष्ठभूमि में विलीन होती जा रही है। जैसे ही उसने लू जिंगली को ये कहते सुना कि निंगशी उस आदमी से कुछ कहना चाहती है, उसे ऐसा लगा जैसे ग्रहों ने उसे उसकी शांत सतह के नीचे राख में बदल दिया हो। उसकी सारी रक्त पिपासु नकारात्मक भावनाएं उसकी रगों में दौड़ रही थीं। उसे चोट न पहुंचाने की उसकी इच्छा के तर्क से टकरा रही थीं। ये विचार उसके भीतर टकराते रहे और ऐसा लग रहा था मानो ये उसे चीर डालेंगे। उसका दिल इतना दुख रहा था कि फटने ही वाला था। निंगशी काफी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलती रही। उसके बाद लू टिंगजियाओ ने अपना फोन कॉल खत्म किया और कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि वह थोड़ा असहज लग रहा था। ये ग्रहण की घटना की तरह था, जिसमें सारा प्रकाश तुरंत लुप्त हो गया तथा अपने साथ सारी भावनाएं और जीवंतता भी ले गया। निंगशी को अचानक अपने अवलोकन के आधार पर कुछ याद आया। वह तुरंत मन ही मन कोसने लगी, हे भगवान, इसे नरक में ले जा। पहले वाला फोन तो उस लू जिंगली का नहीं था, है ना? क्या उसने लू टिंगजियाओ को सब कुछ बता दिया था? अब और अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने निश्चित रूप से ऐसा किया, वरना लू टिंगजियाओ ऐसी नहीं दिखती। उसने शुरू में सोचा था कि लू टिंगजियाओ को चोट पहुंचाने से बचने के लिए लू जिंगली उसे जरूर नहीं बताएगी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा ही किया। अरे बाप रे, वो तो शुरू में थोड़ी देर और तैयारी करना चाहती थी, लेकिन अब शैतान के हाव भाव देखकर लगता है कि जाहिर है वह अपनी चुप्पी से विस्फोट की तैयारी नहीं कर रहा था, बल्कि इसके साथ आत्मविनाश की तैयारी कर रहा था। वह एक पल भी देर नहीं कर सकती थी। उसे अब अपनी योजना में तेजी लानी थी। निंगशी ने आह भरी, अपनी भौंहों के बीच की जगह को भींचा और कंबल के नीचे सिमट गई। कुछ सेकंड बाद उसने अपना सिर बाहर निकाला और उस आदमी को देखा। बिग बॉस, लू टिंगजियाओ ने खाली आंखों से उसकी ओर देखा। क्या तुम थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? निंगशी ने पूछा। उसकी आवाज अजीब तरह से नर्म थी, मानो उसे डर हो कि वह उसे परेशान कर देगी। लू टिंगजियाओ का दुबला शरीर सीधा हो गया। वह रोबोट की तरह बिस्तर के पास चला गया, जैसे कि वह एक वातानुकूलित प्रतिवर्त था। निंगशी ने अपने बिस्तर के सामने खड़े आदमी को घूरते हुए कहा, बिग बॉस, मुझे पहले ही बता दीजिए। रुकिए, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ सकता है जिससे आपके वरिष्ठ होने पर ठेस पहुंचे। इससे पहले कि वह आदमी उसकी बातों का मतलब समझ पाता, लड़की ने लाइटें बंद कर दी। फिर वह अचानक बिस्तर पर घुटनों के बल बैठ गई और अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे नीचे खींचकर चूम लिया। उसी समय, क्योंकि वह घुटनों के बल बैठी थी, इसलिए जो कंबल पहले उसके पूरे शरीर को ढक रहा था वह नीचे खिसक गया। निंगशी ने अंधेरे में इधर उधर टटोला और उस आदमी की कठोर और बर्फीली ठंडी हथेली को अपनी नंगी कमर पर खींच लिया। वह आदमी अभी भी अचानक हुए चुंबन से स्तब्ध था, इसलिए जब उसने लड़की की गर्म और चिकनी त्वचा को महसूस किया तो वह चौंक गया। तभी लड़की की कोमल और स्पष्ट आवाज उसके कान में आए, लू टिंगजियाओ, मैं तुम्हें सचमुच पसंद करती हूँ। अध्याय 669, चिंतित कि यह पर्याप्त रोमांचक नहीं होगा। अध्याय 669, चिंतित कि यह पर्याप्त रोमांचक नहीं होगा। रात हो गई और बाहर चांद दिखाई नहीं दे रहा था। केवल ऊपर अंधेरे आकाश में कुछ तारे दिखाई दे रहे थे। अंदर जहाँ रोशनी का कोई निशान नहीं था, केवल एक धुंधला सा आकार दिखाई दे रहा था। आदमी ने अपना अकड़ता हुआ शरीर थोड़ा आगे की ओर झुकाया और एक हथेली लड़की की कमर पर रख दी। लड़की बिस्तर पर घुटनों के बल बैठी थी और उसकी गर्दन पर हाथ रखे हुए थी। मंद रोशनी में उसकी पतली गर्दन उसे बहुत आकर्षित कर रही थी। लू जिंगली की भयानक खबर से दुनिया भर में तहलका मचाने के बाद लू टिंगजियाओ का दिमाग अपने आंतरिक संघर्ष से पहले ही खाली हो गया था। हालांकि उस पल उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब कौन है। वहां बहुत सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह बिल्कुल भी नहीं हिला। आखिरकार इतनी देर तक सांस रोके रखने के बाद निंगशी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
क्या हो रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा, कम से कम उसे कुछ तो प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। आखिरकार उसने इतनी देर से तैयारी की थी और इतनी सारी दिमागी कोशिकाओं को खत्म किया था, यहाँ तक कि अपना सब कुछ झोंक दिया था। निंगशी खुद को थोड़ा रोने से नहीं रोक पाई। अरे लू टिंगजियाओ, मैं यहाँ तुम्हारे सामने अपनी भावनाएं जाहिर कर रही हूँ, क्या तुम कम से कम थोड़ी प्रतिक्रिया तो दोगी, भले ही तुम मुझे अस्वीकार करना चाहो। लू टिंगजियाओ ने आखिरकार जवाब दिया, लेकिन उसका शरीर अभी भी मूर्ति की तरह अकड़ा हुआ था। बस एक गर्म फुसफुसाहट से पता चला कि वह बोल रहा था, तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा था कि मैं अपनी भावनाएं आपके सामने स्वीकार कर रहा हूँ। मेरे लिए, अरे तुम्हें क्या लगता है वह कौन था? संक्षिप्त बातचीत के बाद मृत शांति लौट आई। जब तक हवा में हल्की छींक की आवाज नहीं गूंजी, तब तक जमा हुआ वातावरण पिघलता नहीं रहा। सर्दी का मौसम गहरा चुका था और हालांकि कमरे में हीटर चालू था, फिर भी अगर कुछ न पहना जाए तो ठंड लगती थी। अगले ही पल लू टिंगजियाओ ने सहज ही कंबल उठाया और लड़की को रेशम के कीड़े की तरह कसकर लपेट लिया। मूर्ख, क्या तुम अभी से भी ज्यादा बीमार होना चाहती हो? निंगशी इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने कंधे सिकोड़ लिए और बड़बड़ाते हुए सूंघी। मैंने इतना सोचा कि कैसे कबूल करूं कि मेरा सिर फटने वाला था। मैंने यह विचार सोचने से पहले ही अपने अहंकार को त्याग कर मदद मांगी। मैं तुम्हें एक यादगार कबूलनामा अनुभव देना चाहती थी। आह चू, अपने कपड़े पहन लो। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? लू टिंगजियाओ को लगा जैसे वह हताशा और वासना के मिश्रण से पागल हो जाएगा। मैं इन्हें नहीं पहन रही हूँ। तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। निंगशी ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बुदबुदाया। उसके कपड़े अभी भी कंबल के नीचे थे। पहले की जल्दी में वह सिर्फ कपड़े उतारने के लिए ही कंबल के नीचे सिमट पाई थी। जब लू टिंगजियाओ ने उसकी इनकार की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक अवर्णनीय भाव था। क्या तुम्हें अब भी मेरी प्रतिक्रिया की जरूरत है? निंगशी की आंखें चमक उठी। फिर उसने पूछा, तो क्या तुम बहुत हैरान हो? क्या ये याद रखने लायक है? मुझे अब भी लगता है कि अपनी भावनाओं को इस तरह जाहिर करना बहुत आम है और उतना रोमांचक नहीं है। ये सब लू जिंगली की गलती है, उसके बड़बोलेपन की। मुझे इसे सही करने के लिए खुद को तैयार करने के लिए और समय चाहिए था और कम से कम कल तक इंतजार करना था। अभी अभी मैंने देखा कि तुमने शायद लू जिंगली की बातों को गलत समझा था और मुझे चिंता थी कि तुम बेतुकी बातें सोचोगे, इसलिए मुझे यह अभी आखिरी मिनट पर करना पड़ा और इसी वजह से मैं इतनी जल्दी में थी। लड़की की लगातार शिकायतें सुनकर लू टिंगजियाओ को समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसकी लंबी उंगलियों ने बेबसी से उसके माथे को ढक लिया। फिर उसने उसका हाथ थामा और दूसरे हाथ से अपनी बाईं छाती को ढक लिया। उसकी आवाज अजीब और कर्कश लग रही थी, मानो वह अभी अभी नर्क से लौटा हो। काफी रोमांचक नहीं? तुमने मुझे जो डर दिया था उससे मेरा दिल धड़कना बंद होने वाला था। और क्या चाहिए तुम्हें? क्या यह इतना गंभीर था? निंगशी ने पलकें झपकाईं। उसे बस इस बात का डर था कि यह उतना रोमांचक और खास नहीं होगा। उसने सोचा भी नहीं था कि उसने शायद इसे ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश किया होगा। अध्याय 670, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मुझे गोभी पसंद है। अध्याय 670, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मुझे गोभी पसंद है। फिर भी सच्चाई उसके सामने थी। उसकी हथेली के नीचे लू टिंगजियाओ के दिल की धड़कन की आवृत्ति गड़बड़ा गई थी, मानो उसे जहर दिया गया हो, और उसने ये भी महसूस किया कि उसकी धड़कन आधी रह गई थी। निंगशी को अब इस बात पर विश्वास करना पड़ा, उसने सचमुच बहुत कुछ कर लिया था। इस प्रकार उसने बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। अगर आप सचमुच किसी को दोष देना चाहते हैं तो वह आपका भाई होगा। उसने मुझे यह विचार सिखाया। ये सब उसकी गलती है कि वह बहुत भ्रष्ट है। दरअसल वह लू जिंगली को दोष नहीं दे सकती थी। लू जिंगली ने उसे पूरी तरह से शुद्ध और सुरक्षित मार्ग पर चलने का निर्देश दिया था। किसे पता था कि उसे गलत समझा जाएगा। उस समय चीन में लू जिंगली के बंगले पर एक कोई मछली उसके तकिए से लिपटी चुपचाप सिसक रही थी। अच्छे दिन खत्म हो चुके थे और उसे यकीन नहीं था कि आने वाले दुखों का सामना वह कैसे कर पाएगा। क्या वो घर से भाग जाए? नहीं, उसे साधु बन जाना चाहिए और बेबी लिटिल ट्रेजर को अपने साथ ले जाना चाहिए। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि निंगशी को उसके प्रेमी के लिए चूल्हा जलाने के जो शुरुआती विचार उसने दिए थे वे उसके भाई के कपड़े उतारने के कृत्य में बदल जाएंगे। उस क्षण लू टिंगजियाओ अपने सामने खड़ी महिला को जलती हुई मशाल की तरह घूर रहा था। उसकी निगाहें एक्सरे की तरह थीं, जो उसके शरीर के सबसे गुप्त कोनों को देख रही थीं। निंगशी को अपनी त्वचा पर रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। क्या है? लू टिंगजियाओ ने उसके माथे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। थोड़ी देर बाद उसे फिर से ऐसा महसूस हुआ। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी हरकत दोहराई। चौथी बार जब लू टिंगजियाओ ने उसका माथा छुआ तो निंगशी से रहा नहीं गया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। बस करो, तुम्हारे हाथ के मोटेपन से मेरा माथा घिस जाएगा। मुझे बुखार नहीं है, मैंने शराब नहीं पी है, मैं नींद में नहीं चल रही हूँ और मेरा दिमाग बिल्कुल साफ है। लू टिंगजियाओ ने उसकी तरफ देखा और अजीब सी गंभीरता से कहा, तुम्हें यकीन है कि तुम ये बात मुझे ही बताने की कोशिश कर रही हो? निंगशी ने उत्तर दिया, जरूर, निश्चित रूप से, और बिल्कुल निश्चित रूप से। लू टिंगजियाओ ने फिर पूछा, क्यों? लू टिंगजियाओ को ऐसी प्रतिक्रिया और संदेह के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अभी भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी सपना देख रहा हो। सच तो ये था कि आज रात जो कुछ हुआ वह निश्चित रूप से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ और सबसे अप्रत्याशित आश्चर्य था। उसका सारा तर्क, ज्ञान और निर्णय पूरी तरह से उलट पुलट हो गया था। निंगशी ने उससे अपनी गलती मान ली थी।
उसने सच में कहा था कि वह उसे पसंद करती है। जिस व्यक्ति के सामने उसने अपनी गलती स्वीकार की वह कोई और नहीं बल्कि वह था। यह एक असंभव बात थी, लेकिन यह वास्तव में घटित हुई थी। क्यों? ये सवाल सुनकर निंगशी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। लू टिंगजियाओ ने पूछा था कि उसने उसे क्यों चुना था। वह अपने विचारों में खो गई और खुद से पूछने लगी कि उसने आखिर में ऐसा क्यों कहा। उसने फिर भी उसे क्यों बताया, यहाँ तक कि उसने स्वयं भी इसका कारण नहीं सोचा था। पहले तो उसने उसके लिए अपनी भावनाओं को हमेशा के लिए दफना देने के बारे में सोचा था। फिर वह सही समय का इंतजार करना चाहती थी, उस दिन का जब वह आखिरकार उसके साथ एक साम्राज्य खड़ा कर सकेगी। चूंकि ब्रह्मांड को इससे बेहतर कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए उसकी योजनाएं बार बार बदलती रहीं। वह बस इतना ही कह सकी कि जब बात प्यार की आती है तो कभी कभी व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण नहीं रहता। जिस क्षण प्रथम वरिष्ठ भाई ने उसे बताया था कि शैतान फिलाडेल्फिया में उससे मिलना चाहता है, उसके विचार पूरी तरह बदल गए थे। जबकि वह एक दिन पहले जीवन और मृत्यु के कगार पर थी। जब उसने सोचा कि वह निश्चित रूप से मर जाएगी तो उसे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का हुआ कि उसने वह बात नहीं सुनी जो उसने उस दिन थीम पार्क में आतिशबाजी शो के दौरान उससे कही थी। भविष्य या दुर्भाग्य, कोई भी कभी नहीं जान पाएगा कि पहले क्या आया। कल का या भविष्य का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए। जैसे ही मौका मिला उसी पल उसे कहना ही था, करना ही था। यही उसका कारण था। इसलिए भले ही लू टिंगजियाओ के सामने ये पूरा कबूलनामा अंत में थोड़ा आवेगपूर्ण था, फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं था। जब उसने फिर से अपना सिर उठाया तो निंगशी की आंखें चमक उठीं। उसने उस आदमी की तरफ देखा जो स्पष्ट रूप से तनाव में था और उसे चूमते हुए बोली, क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि मुझे पत्तागोभी ज्यादा पसंद है। अध्याय 671। क्या आप मेरे लिए जिम्मेदार नहीं बनना चाहते? अध्याय 671। क्या आप मेरे लिए जिम्मेदार नहीं बनना चाहते? क्योंकि मुझे एहसास हुआ, मुझे गोभी पसंद है। उसके होंठ छूटते उससे पहले ही लू टिंगजियाओ की बर्फीली आंखें जल उठीं। उसने तुरंत उसके सिर के पिछले हिस्से को पकड़ा और चुंबन को गहरा कर दिया। लड़की के हल्के स्पर्श के विपरीत उसके स्पर्श ने तुरंत ही उसके मुंह को उसके स्नेह के आक्रमण के लिए खोल दिया। शांत कमरे में वे गंदे चुंबनों की अस्पष्ट आवाजें और अपने कपड़ों के बीच घर्षण को मुश्किल से सुन पा रहे थे, क्योंकि उस शांत रात में उनका जुनून हवा में चमक रहा था। लू टिंगजियाओ ने लड़की और उसके कंबल को अपनी बाहों में भर लिया था और उसे चूम रहा था। उसका हाथ अनायास ही कंबल में घुस गया, उसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी से होते हुए टेलबोन तक पहुंच गया, जब तक कि उसने उस पर बचे हुए एकमात्र कपड़े को नहीं छू लिया। इस बदमाश ने वास्तव में सब कुछ उतार दिया था, अपनी पतली छोटी पैंटी को छोड़कर। उसने कुछ भी नहीं पहना था। लानत है। लू टिंगजियाओ की भूख के संकेत मिल रहे थे, क्योंकि उसने उसके जबड़े को पकड़ लिया और भी आक्रामक तरीके से चूमा। निंगशी को हल्का सा चक्कर आ रहा था, क्योंकि उसके होंठ चूसे जा रहे थे और उसे अपनी त्वचा पर खुरदुरी उंगलियां महसूस हो रही थीं, जिससे उसके शरीर में कंपन की लहरें उठ रही थीं। उसे इस अजीब एहसास की आदत नहीं थी, फिर भी उसे पहले जैसी कोई अस्वीकृति या घृणा महसूस नहीं हो रही थी। हालांकि उसे ये स्पष्ट था कि वह नियंत्रण खोने के खतरनाक कगार पर था, फिर भी वह आश्वस्त महसूस कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि यह व्यक्ति वह था। अगले ही पल उसका शरीर धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया गया था। रात के अंधेरे में उस आदमी की आंखें किसी ऐसे जानवर जैसी लग रही थीं जो लाखों सालों से भूखा हो। दोनों बाहें उसके दोनों ओर फैलाकर उसने उसे जकड़ लिया और गुर्राया, अपने कपड़े पहन लो। निंगशी की सांसें फूल रही थीं, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी आवाज सुनकर वह दंग रह गई। जब उसका दिमाग थोड़ा साफ हुआ तो निंगशी ने पलकें झपकाईं और पूछा, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं इन्हें पहनूं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह ठीक से आगे नहीं बढ़ रहा है, जैसे तुम स्क्रिप्ट का पालन नहीं कर रही हो। कौन सी स्क्रिप्ट? आदमी ने कर्कश आवाज में पूछा। निंगशी ने इस बारे में गंभीरता से सोचा। दरअसल बात यह है कि मुख्य पात्र को अपने कपड़े पहनने ही नहीं देगा। क्या हमें एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात नहीं कह देनी चाहिए? फिर एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिलकर एक साथ रात नहीं बितानी चाहिए? लू टिंगजियाओ ने दांत पीसते हुए आगे झुककर उसके होठों को काट लिया। तुम्हें यकीन है कि अब तुम्हारा शरीर इसे झेल सकता है? इस खतरनाक लहजे से निंगशी सिहर उठी। उसने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे अभी अभी कोई लहर उससे टकराई हो। भले ही उस पर कोई घाव न हो और वह अभी भी कूद फांद सकती हो, फिर भी उसे घुटन महसूस होती थी। रुको, क्या इसका मतलब है कि तुमने सचमुच स्क्रिप्ट का पालन करने पर विचार किया था? तुम केवल मेरे घाव के कारण रुकी थी। निंगशी ने इसके बारे में सोचा, फिर बोली, मुझे याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम केवल तभी किसी के साथ सोओगी जब शादी सबसे आगे होगी। लू टिंगजियाओ की आंखें ठंडी हो गईं। क्या तुम मेरे लिए जिम्मेदार नहीं बनना चाहती? निंगशी फिर से स्तब्ध रह गई और अपनी कोहनियों के बल खड़ी हो गई। कुछ तो गड़बड़ है, ये स्क्रिप्ट अभी भी ठीक नहीं है। क्या उस आदमी को उस औरत की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? लू टिंगजियाओ ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। निंगशी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो जाल में फंस चुकी थी। शैतान से बात करते हुए उसका ध्यान बिल्कुल भी भटक नहीं सकता था। इस प्रकार आज रात निंगशी को एक और समस्या पर विचार करना शुरू करना पड़ा। उसने तो बस क्षणिक आवेश में आकर यह स्वीकारोक्ति कर दी थी, तो फिर स्वीकारोक्ति के बाद क्या हुआ? वह इसे कैसे सुलझा सकती थी? और अब वह और लू टिंगजियाओ का एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता था? अध्याय 672। आप बहुत आसानी से बहक जाते हैं। अध्याय 672।
आप बहुत आसानी से बहक जाते हैं। लू टिंगजियाओ ने नीचे देखा और अपने कंधे पर कुछ लाल निशान देखे जो निंगशी द्वारा गलती से खरोंच दिए जाने के कारण थे। मैं तुम्हारी शादी में कब आऊंगा? तांग लैंग ने चिढ़ाते हुए पूछा। लू टिंगजियाओ की आंखों में जमी बर्फ थोड़ी पिघली। मैं ये उस पर छोड़ता हूँ। जब उसने देखा कि लू टिंगजियाओ स्पष्ट रूप से अधिक विनम्र हो गई है और जब भी वह निंगशी का जिक्र करती है तो उसके चेहरे पर एक प्रेमपूर्ण भाव होता है, तो तांग लैंग जो बाहर से मुस्कुरा रहा था चिंता करने से खुद को नहीं रोक सका। उसके ऊपर अगर यह छोटी जूनियर सिस्टर पर निर्भर होता तो वह इस जीवन में कभी भी उनकी शादी में शामिल नहीं हो पाता। जो कुछ वह जानता था उसके आधार पर छोटी जूनियर सिस्टर शादी के सख्त खिलाफ थी। वह वास्तव में विश्वास नहीं करता था कि किसी में भी उसे विवाह नामक कब्रिस्तान में प्रवेश करने के लिए मनाने की क्षमता है, भले ही वह लू टिंगजियाओ ही क्यों न हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निंगशी और लू टिंगजियाओ का रिश्ता किस हाल में है। शुगर डैडी, प्रेमी या पार्टनर, चाहे वह कोई भी हो, वह अपने रिश्ते के परिणाम के बारे में बहुत आश्वस्त होकर नहीं सोचता था क्योंकि उनके व्यक्तित्व, व्यवसाय, जीवन, पृष्ठभूमि और यहाँ तक कि सिद्धांत भी बहुत भिन्न थे। छोटी जूनियर बहन का जंगली और अदम्य व्यक्तित्व लू टिंगजियाओ के शांत और अभिमानी बर्फीले स्वरूप के विरुद्ध बहुत ही विरोधाभासी था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जब वे दोनों एक साथ होते थे तो कैसा लगता था। बिस्तर पर उनकी स्थिति भी कैसी होती थी। जब भोर हुई तो निंगशी ने अपनी आंखें खोलीं। उसने अनजाने में इधर उधर देखा और पाया कि लू टिंगजियाओ पहले से ही जाग रहा था। उसके सामने सोफे पर बैठा था। उसकी गोद में लैपटॉप था और वह पूरी एकाग्रता से स्क्रीन पर ग्राफ और संख्याओं को देख रहा था। खिड़कियों से आती रोशनी उसके बालों को उभार रही थी, उन पर सुनहरी किरणें डाल रही थी, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज सुबह सुबह सूरज की रोशनी में जागना और तुम मेरे साथ होना है। जैसे कि उसे पता चल गया हो कि कोई उसे घूर रहा है। लू टिंगजियाओ ने स्क्रीन से ऊपर देखा और लड़की की आंखों से आंखें मिलाईं। तुम जाग रहे हो? निंगशी ने सिर हिलाया और जम्हाई ली। लू टिंगजियाओ ने अपना लैपटॉप नीचे रखा, उठकर बिस्तर की ओर बढ़ा। फिर वह नीचे झुका और उसके होंठों को अपने होंठों में ले लिया। पहले तो ये बस एक हल्की सी चुभन थी, फिर ये गहरी होती गई और भी जोश से भर गई। चुंबनों की गीली लकीर उसकी गर्दन तक पहुंच गई और एक लाल निशान छोड़ गई। निंगशी ने अवचेतन रूप से अपनी पीठ को झुका लिया और उसकी उंगलियों ने उसके नीचे बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। वह अभी अभी जागी थी और इस चक्करदार चुंबन से अभिभूत थी। हालांकि उसकी अंतरात्मा पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी, लेकिन उसका शरीर जरूर जाग उठा था। जब उस आदमी का सिर और नीचे की ओर गया तो निंगशी घबरा गई और उसे धक्का देकर दूर धकेल दिया। अरे, अभी बहुत जल्दी है, तुमने मुझे पहले बहकाया था। आदमी की आवाज भारी और गर्मी से भरी थी। निंगशी उलझन में थी। मैंने तुम्हें बहकाया? मैंने तुम्हें कब बहकाया? मैं तो बस उठी, मैंने आंखें खोलने के अलावा कुछ नहीं किया। तुमने मुझे वह नजर दी, लू टिंगजियाओ ने कहा। उसकी नजरें उस पर टिकी थीं। क्या नजर? निंगशी ने पलकें झपकाईं और याद करने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि लू टिंगजियाओ को इस बात से दिक्कत थी कि उसने पहले उसे किस तरह देखा था। कल रात लू टिंगजियाओ के सामने अपनी गलती स्वीकार करने के बाद से उसने अपनी सारी गोपनीयता हटा ली थी और सारे भेस उतार दिए थे, जिससे उसकी सच्ची भावनाएं प्रकट हो गई थीं। निंगशी ने उस आदमी का चेहरा अपने नन्हे हाथों में थाम लिया और हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। बड़े साहब, आप तो बहुत आसानी से बहक जाते हैं, है ना? एक पुरुष देवता होने का क्या हुआ जो दुनिया के सारे प्रलोभनों का विरोध कर सकता है? अध्याय 673, शरीर के लिए इसे अंदर रखना लाभदायक नहीं है। अध्याय 673, शरीर के लिए इसे अंदर रखना लाभदायक नहीं है। आदमी की प्रतिक्रिया उसे फिर से चूमने की थी। निंगशी, चलो घर चलते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी चोट स्थिर है, इसलिए अब आप चल फिर सकते हैं। ठीक है, मैं घर जाना चाहता हूँ। दोनों कुछ देर तक बिस्तर पर एक दूसरे से चिपके रहे, फिर अंततः उठे। जब निंगशी अपने कपड़े पहन रही थी तो वह ये देखकर परेशान हो गई कि उसका पूरा शरीर यहाँ तक कि नीचे तक हिक्की से ढका हुआ था। यह अच्छी बात थी कि अब सर्दी का मौसम था, इसलिए वह अपना शरीर ढकने के लिए ऊंचे कॉलर वाला कुछ पहन सकती थी। जब उसने नस से टर्टलनेक स्वेटर मांगा तब भी उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। नस ज्यादा बुरी नहीं लग रही थी, पर शादीशुदा थी। जब उसने सुना कि निंगशी क्या पूछ रही है तो उसे तुरंत समझ आ गया कि क्यों, और बोली, अय्या, ये मिस्टर लू, मैडम, आप अभी भी घायल हैं। ये खुद पर थोड़ा काबू क्यों नहीं रख पाए? जख्म जरूर खुल गया होगा। ऐसी चोट बहुत जल्दी फैल जाती है। मैंने तो उसे खास तौर पर याद भी दिलाया था कि बेहतर होगा कि आप दोनों इस दौरान एक ही कमरे में न रहें। निंगशी का घाव उसकी जांघ के अंदरूनी हिस्से पर था। अगर वे कोई खास हरकत करना चाहते तो घाव आसानी से खुल सकता था। नस बहुत चिंतित थी और वह मन ही मन बुदबुदाती रही। निंगशी ने अपना माथा पकड़ लिया और सीधे सीधे कहा, नस, चिंता मत करो, हमने कुछ नहीं किया। कितना अजीब, किसे पता था कि नस लू टिंगजियाओ को भी ऐसी कोई बात याद दिला देगी। वो वाकई प्रोफेशनल थी। अच्छा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कोई बात नहीं। मिस्टर लू तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हालांकि नस को ज्यादा तसल्ली नहीं हुई, बल्कि वह और भी ज्यादा चिंतित हो गई। लेकिन इस तरह से रोके रखना मिस्टर लू के शरीर के लिए अच्छा नहीं है। क्या मैं तुम्हें कुछ और तरीके सिखाऊं? अगर तुम ऐसा नहीं भी करोगी तो भी तुम तनाव से निपट सकती हो। तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। निंगशी असहज महसूस कर रही थी। नस, तुम अचानक मुझे बिस्तर पर सोने के गुर क्यों सिखा रही हो?
आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तभी लू टिंगजियाओ अंदर आया और जिज्ञासा से पूछा। निंग शी ने तुरंत मासूमियत दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं, चलो चलें, फ्लाइट बुक हो गई है। ठीक है। निंग शी ने स्वाभाविक रूप से दोनों हाथ उसकी ओर बढ़ा दिए। लू टिंगजियाओ उसके पास गया, नीचे झुका और उसे संकट में फंसी युवती की तरह उठा लिया। जब वे दोनों जा रहे थे तो बूढ़े मंत्री ने उन्हें विदा करने के लिए लोगों के एक बड़े समूह को साथ लिया। दरअसल विदाई समारोह अजीब तरह से भव्य था, यहाँ तक कि निंग शी को भी अपनी शानदार अभिनय क्षमता पर थोड़ी ग्लानि हुई। लू टिंगजियाओ ने एक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन बुक की थी, न कि हेलीकॉप्टर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन में उड़ान अधिक स्थिर होती। फर्स्ट क्लास केबिन बहुत विशाल और आरामदायक था। लू टिंगजियाओ ने उसे सीट पर बैठने में मदद की और उसे कश्मीरी कंबल ओढ़ा दिया। थोड़ी देर सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। निंग शी ने थोड़ा चिंतित होकर अपना सिर हिलाया। लू टिंगजियाओ, मुझे बताओ, अगर मंत्री नाका और बाकी लोगों को पता चल जाए कि तुमने उनसे झूठ बोला है तो क्या होगा? तुम क्या करोगी? इससे कोई अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष तो नहीं होगा, है ना? लू टिंगजियाओ हल्के से हंसा। तो मुझे लगता है मुझे अपनी जान बचाने के लिए इस मैडम को परेशान करना पड़ेगा। निंग शी एकदम से दंग रह गई। क्या लू टिंगजियाओ का इशारा ये था कि उन्हें अपना नाटक असली दिखाना चाहिए? उसे परेशान न करने के लिए लू टिंगजियाओ तुरंत रुक गया और उसके सिर पर थपथपाया। मैं मजाक कर रहा था, चिंता मत करो, उन्हें जो चाहिए था वो मिल ही गया, इसलिए अगर उन्हें पता भी चल जाए तो कोई बात नहीं। निंग शी ने राहत में सिर हिलाया। तभी लू टिंगजियाओ ने अचानक उसकी ओर देखा और कहा, निंग शी, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, आपने एंडमी को ही क्यों चुना? मुझे सोचने दो। निंग शी ने कुछ देर सोचा फिर जवाब दिया, 1% कारण तो ये है कि तुम बहुत परिपक्व, स्थिर, विश्वसनीय, सुंदर और मेरे प्रति बहुत अच्छे हो। लू टिंगजियाओ की भौहें ऊपर उठ गईं। तो बाकी 90% का क्या? निंग शी ने पलकें झपकाईं। बाकी 90% तो लिटिल ट्रेजर की वजह से है। अध्याय 674, तुम बहुत प्यारी लग रही थी, मैं खुद को रोक नहीं सका। अध्याय 674, तुम बहुत प्यारी लग रही थी, मैं खुद को रोक नहीं सका। निंग शी ने कहा, बाकी 90% निश्चित रूप से लिटिल ट्रेजर की वजह से है। लू टिंगजियाओ अवाक रह गया। लिटिल ट्रेजर एक बहुत बड़ा बोनस था, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं था? उन्होंने तुरंत 99 अंक जोड़ दिए। वह वास्तव में नहीं जानता था कि खुश रहे या दुखी। लड़की की चालाक मुस्कान देखकर लू टिंगजियाओ ने आंखें सिकोड़ लीं। जब निंग शी और लू टिंगजियाओ उतरे तब तक शाम हो चुकी थी। बस ड्राइवर उन्हें लेने आया था। जिंगली कहाँ है? लू टिंगजियाओ ने कार में बैठते हुए सहजता से पूछा। ड्राइवर ने थोड़ा असहज होकर उत्तर दिया, वित्तीय मास्टर व्यस्त हैं, इसलिए वे स्वयं नहीं आ सके। ये सुनकर निंग शी ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, व्यस्त? मुझे लगता है कि वह मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। ड्राइवर अवाक रह गया। बिना कुछ बताए मिस निंग शी बहुत सटीक अनुमान लगा सकती थीं। दूसरे मास्टर के शब्द शब्दशः थे, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं उस महिला को फिर कभी नहीं देखना चाहता। अब से जहाँ मैं हूँ वह मेरे पास नहीं होगी, और जहाँ वह है मैं वहाँ नहीं रहूंगा। लू टिंगजियाओ ने स्वाभाविक रूप से लू जिंगली के न आने का कारण भांप लिया। क्या हमें उसे समझाना चाहिए? निंग शी ने सिर हिलाया और उपहास करते हुए कहा, नहीं, रुको, जब तक वो मुझे खुद न देख ले, मैं उसे चौंकाना चाहती हूँ। हे, इतना बड़बोला होने का उसे यही हक है। ड्राइवर ने उन दोनों को पीछे वाली सीट पर देखा और सोचा कि ये अजीब है। मास्टर और मिस शियाओ शी तो बहुत अच्छी तरह से मिल रहे थे। क्या गड़बड़ थी? उसने अवचेतन रूप से अपने बगल में बैठे सहायक चेंग की ओर संदेह भरी नजरों से देखा और उसे देखकर पूछा, क्या हो रहा है? चेंग फेंग ने उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। उसने बस ऐसे जवाब दिया जैसे कह रहा हो, मैं किससे पूछ सकता हूँ? बात यह थी कि जब से मिस निंग शी को बचाया गया था माहौल बदल गया था। उसे शक था कि जरूरत के वक्त उन्होंने सच्चा प्यार देखा होगा। हालांकि ये सच था या नहीं, ये जानने के लिए उसे अभी कुछ और देर और देखना था। आखिरकार डीसी में तो वे दोनों पति पत्नी होने का नाटक कर रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये प्यार भरे तरीके और स्नेह का प्रदर्शन असली था या नकली। जैसे ही चेंग फेंग ने इस बारे में सोचा, पीछे की सीट पर लू टिंगजियाओ अचानक झुकी और निंग शी को चूम लिया। ड्राइवर, जो पीछे के शीशे से ये दृश्य देख रहा था, उसका हाथ फिसल गया और वह स्टीयरिंग व्हील पर से नियंत्रण लगभग खो बैठा। बॉस, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, क्या तुम मुझे अचानक झटका नहीं दे सकते? चेंग फेंग बस स्तब्ध रह गया और उसके दिमाग में केवल एक ही विचार रह गया, बहुत अच्छा, आगे और अवलोकन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो बिल्कुल सही बात थी। बॉस के परिपक्व रवैये को देखते हुए अगर सामने वाला भी उनके प्यार का बदला नहीं लेता तो वो ऐसा बेतरतीब कदम तो बिल्कुल नहीं उठाते। हे भगवान, क्या उसने अभी अभी देखा कि क्या हुआ? क्या वो सपना देख रहा था? बॉस तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। उसे खुद प्यार में पड़ने से भी ज्यादा खुशी क्यों हो रही थी? पीछे निंग शी भी चेंग फेंग और आगे वाले ड्राइवर से कम हैरान नहीं थी। उसने झट से लू टिंगजियाओ को धक्का देकर दूर धकेल दिया। वह खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए भी शर्माने से खुद को नहीं रोक पाए। अरे, ये क्या कर रहे हो? दिन के उजाले में ऐसी बकवास मत करो। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि आगे अन्य लोग भी थे। लू टिंगजियाओ ने उसकी ओर देखा और बेपरवाही से कहा, तुम पहले बहुत प्यारी लग रही थी, मैं खुद को रोक नहीं सका। निंग शी अवाक रह गई। क्या बकवास है? क्या फिर से उसकी गलती थी? क्या उसने अभी अभी नहीं कहा था कि वह लू जिंगली को चौंकाना चाहती थी? इसमें क्या प्यारा और अनूठा था?
क्या वह भी इससे मोहित हो गया था? सच में कभी कभी उसे शैतान समझ नहीं आता था। अध्याय 675 क्या मेरा भाई नदी में कूदना चाहता है? अध्याय 675 क्या मेरा भाई नदी में कूदना चाहता है? आगे कार चलाते समय सुरक्षा की दृष्टि से ड्राइवर ने बहुत ही सोच समझकर उस बटन को दबाया जो उनकी गोपनीयता के लिए डिवाइडर पर लगा था। निंगशी ने अपने गाल फुला लिए और गुस्से से भर गई। उसके पास यकीनन यह मानने की वजह थी कि लू टिंगजियाओ जानबूझकर बदला ले रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि 90% लिटिल ट्रेजर के लिए था। लड़की के जीवंत भाव को देखते हुए लू टिंगजियाओ की निगाहें एक गहरी अथाह भंवर में बदल गईं, जिसने किसी की आत्मा को मोहित कर लिया। वह हमेशा उसे घूरने और उसके करीब आने से खुद को रोक नहीं पाता था, क्योंकि वह खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। जब वे कार से उतरे तो लू टिंगजियाओ उसे उसके अपार्टमेंट के दरवाजे तक ले गया। अगले कुछ दिनों तक घर पर ही आराम करो, इधर उधर मत भागो, लू टिंगजियाओ ने गंभीरता से याद दिलाया। निंगशी ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। जरूर, अपने इस पैर के साथ अगर मैं दौड़ना भी चाहूं तो नहीं दौड़ सकती। लू टिंगजियाओ ने उसे शक की निगाह से देखा। उसने शर्त लगाई कि अगर उसके दोनों पैरों में गोली भी लग जाए तो भी वह सक्रिय रूप से घूमने से नहीं रुकेगी। निंगशी जानती थी कि उसके पिछले कई बुरे रिकॉर्ड हैं, इसलिए उसने हल्के से खांसते हुए आश्वस्त किया, ये सच है, मैं गारंटी देती हूँ कि मैं इधर उधर नहीं भागूंगी, मेरी बात मानो। बार बार यही बात दोहराने के बाद लू टिंगजियाओ के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो मैं अभी चलता हूँ। अरे, इतनी जल्दी जा रहे हो? अभी तो बहुत सुबह है, जाने से पहले चाय पी क्यों नहीं लेते? निंगशी ने पूछा। पल भर में ही उस आदमी का चेहरा फिर से खतरनाक हो गया। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे ये शब्द एक आदमी के लिए क्या मायने रखते हैं? निंगशी एकदम से उलझन में पड़ गई और उसका मुंह फड़क उठा। अरे, तुम क्या सोच रही हो? मैं तो बस तुम्हें एक कप चाय के लिए अंदर बुला रही हूँ। मैं तो बस वही कह रही हूँ जो ऊपर से दिख रहा है। मैं तुम्हें कुछ और करने के लिए अंदर नहीं बुला रही। लू टिंगजियाओ, क्या तुम अब इतनी भ्रष्ट हो गई हो? लू टिंगजियाओ ने उसे कमर से पकड़ा और जोर से चूमा, मानो वो अपनी सारी दबी हुई भावनाएं उस चुंबन के जरिए बाहर निकाल देना चाहता हो। तुम्हारे कारण संक्रमित। निंगशी अवाक रह गई। फिर से उसकी गलती। इसके अलावा ऐसा क्यों था कि अब जब भी वह और शैतान एकमत नहीं होते थे तो वे चुंबन करना शुरू कर देते थे? रीगल रिवरिया छोड़ने के बाद लू टिंगजियाओ तुरंत घर नहीं गया। वह नदी के किनारे चला गया। बॉस, आप घर नहीं जा रहे हैं? चेंग फेंग ने पूछने में संकोच किया। उसे जो चाहिए था वो तो मिल ही गया था, फिर भी उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि बॉस के दिमाग में अभी भी कुछ बातें घूम रही हैं? हम नदी के उस पार ठंडी हवा के नीचे लू टिंगजियाओ ने एक सिगरेट सुलगाई और कुछ नहीं कहा। चेंग फेंग भी ज्यादा कुछ पूछना नहीं चाहता था, इसलिए वह बस चला गया। लू टिंगजियाओ कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, ये बात चेंग फेंग समझ गया। इसलिए चेंग फेंग और ड्राइवर कार में बैठकर पहले निकल गए। आधे रास्ते में ड्राइवर का फोन बजा। लू जिंगली का फोन था। नमस्ते द्वितीय मास्टर, मेरा भाई कहाँ है? क्या तुम लोग उसे लेने आए हो? फोन के दूसरी तरफ लू जिंगली थोड़ी अजीब लग रही थी। हाँ, हमने पहले ही कर लिया है। दूसरे मास्टर, क्या आपको कुछ चाहिए? तो फिर वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? ऐसा लग रहा था जैसे लू जिंगली पहले से ही घर पर इंतजार कर रही थी। ओह, मास्टर अभी तक घर नहीं गए हैं। उन्होंने पहले मिस निंगशी को घर भेज दिया, फिर अकेले नदी किनारे चले गए। ड्राइवर ने सच्चाई से उत्तर दिया। क्या मेरा भाई नदी में कूदना चाहता है? लू जिंगली ने ड्राइवर के आगे बोलने से पहले ही चिल्लाकर कहा, फिर फोन कट गया। चीख सुनकर ड्राइवर के कान के पर्दे हिल गए और वह सन्न रह गया। मैंने कब कहा कि मास्टर नदी में कूदना चाहते हैं? मैंने नहीं कहा, है ना? मैंने तो बस इतना कहा कि वे नदी किनारे गए हैं। दूसरे मास्टर को वह बात कैसे पता चली जो उसने सोची थी? आखिर उसने ऐसी गलतफहमी कैसे पाल ली? चेंग फेंग का मुंह खुशी से फड़क उठा। दूसरे मास्टर की विचार प्रक्रिया तो असाधारण है।